हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। बिलियनियर बॉय को 10 रुपए मिलियन रकी स्पंज शिप करना चाहता है और ये बात सुनकर प्रिंसिपल काफी ज्यादा घबरा गया था। उसके हाथ कांपने लगे, यहाँ तक कि चाय का कप भी उसे ठीक से नहीं पकड़ा जा रहा था। हालांकि प्रिंसिपल का दिमाग अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसके दिमाग में अभी भी एक के बाद एक ख्याल आ रहे थे। उसने अपने मन में सोचा कि कोई आदमी चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, वो बिना किसी कारण के उनके इस पुराने से स्कूल को मिलियन रुपए क्यों स्पॉन्सरशिप के तौर पर देगा। प्रिंसिपल खुद को रोक नहीं पाया और उसने रिहान से पूछ ही लिया, मिस्टर मिथ, तल आप सीरियस तो है ना? कहीं आप मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रहे? प्रिंसिपल की बात सुनकर और उसे अभी भी विश्वास न करते हुए देखकर रिहान ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बेफिक्र रहिए, मैं पैसे अपने साथ लेकर आया हूँ। अगर आप अग्री करते हैं तो मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। जैसे ही प्रिंसिपल ने रिहान की ये बात सुनी तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। इस बार एक्साइटमेंट में ही सही, पर उसके हाथ एक बार फिर से कांपने लगे थे। छोटी स्कूल का प्रिंसिपल होने की वजह से उसने आज तक इतने पैसे एक साथ कभी नहीं देखे थे और 0 मिलियन रुपए बहुत बड़ी बात होती थी। प्रिंसिपल ने रिहान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अगर आप सच में ये सब करना चाहते हैं तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, पर मैं अभी भी जानना चाहता हूं कि आप हमारी ही स्कूल को इतने पैसे क्यों देना चाहते हैं। ये सवाल सुनकर रिहान ने बहुत ही कैजुअल तरीके से कहा, मेरी बहन आपकी स्कूल में पढ़ती है और जल्दी ही वो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने वाली है। जैसे ही प्रिंसिपल ने ये बात सुनी तो वो काफी हैरान हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतने बड़े और अमीर आदमी की बहन उनके स्कूल में पढ़ती होगी। प्रिंसिपल ने हैरान होते हुए कहा, अच्छा तो ऐसी बात है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आपकी बहन हमारे ही स्कूल में पढ़ रही है। वैसे हमारे लिए ये काफी गर्व की बात है। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी बहन कौन सी क्लास में पढ़ रही है? ये सवाल सुनकर रिहान ने सिंपल जवाब देते हुए कहा, ग्रेड 12 और उसका नाम तानिया पलक है। रिहान ने तानिया मित्तल की बजाय तानिया पलक इसीलिए कहा था क्योंकि अभी तक स्कूल के सभी डॉक्यूमेंट्स में और बाकी जगह भी तानिया का सरनेम बदला नहीं था और लोग उसे अभी भी तानिया पलक के नाम से जानते थे। यही बात सुनकर प्रिंसिपल थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया क्योंकि रेहान का सरनेम मित्तल था और तानिया का सरनेम पलक था। उसे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी। उसे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हालांकि जल्दी ही प्रिंसिपल ने खुद ही सलूशन निकाल लिया और सोचा कि जरूर ये दोनों चचेरे बहन भाई होंगे। प्रिंसिपल ने रिहान से इसके बारे में ज्यादा पूछना सही नहीं समझा क्योंकि वो जानते थे कि बड़े बड़े परिवार में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो छोटे लोग ज्यादा नहीं जाने तो सही रहता है। जल्दी ही प्रिंसिपल ने तानिया की भर भर कर तारीफ करनी शुरू कर दी, जबकि सच तो ये था कि हजारों बच्चों में प्रिंसिपल को पता भी नहीं था कि तानिया पलक कौन है और वो इंटेलिजेंट है या नहीं। प्रिंसिपल को इस वक्त मिलियन रुपए से भरा हुआ बैग दिख रहा था और यही प्रिंसिपल के लिए काफी था। उसे हर हाल में रेहान को खुश करना था। रेहान आज तक बहुत सारे लोगों से मिल चुका था, इसीलिए वो जानता था कि प्रिंसिपल भी जानबूझकर इस तरह की बातें कर रहा है। उसने तुरंत प्रिंसिपल को मना करते हुए कहा, प्रिंसिपल आपको इस तरह की मीठी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये सब कुछ बस अपनी बहन के लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब वो स्कूल छोड़कर जाए तो उसके पास अच्छी यादें हो और वो हमेशा खुश रहे। रेहान की बात सुनकर प्रिंसिपल ने खुश होते हुए रिहान को पैसे ट्रांसफर करने की परमिशन दे दी और जल्दी ही रिहान के बगल में खड़ी मैगी ने प्रिंसिपल के सेक्रेटरी के साथ जाकर पैसे ट्रांसफर कर दिए। प्रिंसिपल ने खुश होते हुए कहा, मिस्टर रिहान मित्तल, आपने बिना किसी कंडीशन के हमारे स्कूल को इतने पैसे दिए हैं। मुझे लगता है कि आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मुझे मीडिया में ये बात बता देनी चाहिए और प्रमोट कर देना चाहिए। आपको कैसा लगेगा? कुछ देर पहले तक प्रिंसिपल किसी भी तरह का कमर्शियल एडवांटेज देने से मना कर रहा था, पर रिहान उनकी स्कूल का पहला ऐसा स्पॉन्सर था जिसने इतनी बड़ी रकम एक साथ दी थी और प्रिंसिपल जानता था कि इतनी बढ़िया अमाउंट लेने के बाद उसे किसी ना किसी तरह रिहान को रिटर्न में कुछ देना चाहिए और यही सोचकर उसने मीडिया को बुलाने और प्रमोट करने की बात कही थी। हालांकि रिहान ने उसे साफ मना कर दिया और कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने बस आपको कुछ पैसे दिए हैं और मुझे किसी भी तरह की रेपुटेशन की या मीडिया के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोई इच्छा नहीं है। रेहान के प्रमोशन को मना करने वाली बात सुनकर प्रिंसिपल ने भी ज्यादा दबाव नहीं डाला। तभी रिहान ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे अभी भी एक बात है जो मैंने अभी तक
आपको बताई नहीं है। जैसे ही प्रिंसिपल ने ये बात सुनी तो उसकी घबराहट एक बार फिर से बढ़ गई, क्योंकि प्रिंसिपल ने पहले ही पैसे ले लिए थे और अब उसे नहीं पता था कि रिहान कौन सी बात कहने जा रहा है। कहीं वो कोई कंडीशन तो नहीं रख देगा, और अगर वो कंडीशन बड़ी हुई तो प्रिंसिपल क्या करेगा। सब कुछ बिल्कुल ठीक है और हर कोई एक दूसरे का सपोर्ट कर रहा है, जबकि पर्सनली ये लोग चीजों को काफी डिफिकल्ट कर चुके थे। पार्टी के लिए इस फील्ड में मुश्किलें और भी ज्यादा थी, क्योंकि ज्यादातर फीमेल आर्टिस्ट और सिंगर जो रिहान के करीब थी, वो लोग हमेशा आपस में लड़ती रहती थी। स्टूडेंट ज्यादातर 16 से 17 साल की उम्र के बच्चे थे और उनके लिए सेलिब्रिटीज की लाइफ और चमक धमक बहुत मायने रखती थी। इन लोगों के दिमाग में सिर्फ यही होता था कि काश उन्हें एक सेल्फी मिल जाए या डेट करने का मौका मिल जाए। सेलिब्रिटीज की लाइफ टाइल जीना इन लोगों को स्वर्ग की जिंदगी लगती थी और उनकी चमक धमक में ये लोग भी जीना चाहते थे। जबकि सच तो ये था कि जितनी चमक धमक इन सेलिब्रिटीज की लाइफ में बाहर से थी, उतना ही अंधेरा उनकी जिंदगी में अंदर से था। स्कूल स्टूडेंट्स को तो लगता था कि इनके आइडल सेलिब्रिटीज इन्हें आकर ऑल द बेस्ट कहते हैं और चेयर अप करते हैं, तो वो सब लोग बहुत अच्छे हैं और ये लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जबकि इन सेलिब्रिटीज को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन बच्चा अपनी लाइफ में क्या कर रहा है और क्या नहीं। हालांकि बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे भी होते हैं जो वाकई बाहरी खूबसूरती के साथ साथ अंदर की खूबसूरती भी रखते हैं और लोगों को अपना दीवाना बनाते हैं। हर एक ग्रुप के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। इसीलिए जब प्रिंसिपल ने सुना कि ड्रीम एंजल ग्रुप और उसके साथ साथ इंटरनेशनल सुपरस्टार सिया और अवनी भी उनकी स्कूल में परफॉर्म करने आ रहे हैं, तो प्रिंसिपल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और हैरान भी। प्रिंसिपल भी एक आम इंसान था और उसे भी सेलिब्रिटीज की दुनिया अच्छी लगती थी। उसके भी आइडल सेलिब्रिटी थी जिन्हें वो पसंद करता था और इसीलिए रिहान के मुंह से सुपरस्टार का नाम सुनकर प्रिंसिपल काफी ज्यादा खुश हो गया था। प्रिंसिपल ने एक बार कंफर्म करने के लिए रिहान से कहा, मिस्टर मित्तल, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? भला कोई इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज हमारे स्कूल में कैसे आएंगे? प्रिंसिपल की बात सुनकर रिहान ने उसे मना करते हुए कहा, मैं आपके साथ मजाक क्यों करूंगा प्रिंसिपल, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। रिहान की कंफर्मेशन मिलने के बाद तो प्रिंसिपल जैसे हवा में उड़ने लगा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जिंदगी में पहली बार लिस्टेड नेशनल और इंटरनेशनल सुपरस्टार और सेलिब्रिटी से मिलेगा। रिहान का कंफर्मेशन मिलने के बाद प्रिंसिपल जैसे हवा में उड़ने लगा था। वो अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लिस्टेड सुपरस्टार से मिलने वाला था। कुछ सोचकर प्रिंसिपल ने रिहान से पूछा, इतने बड़े सुपर और इंटरनेशनल स्टार हमारी छोटी सी स्कूल में क्यों आएंगे? वो भला अपने लेवल इतना कम क्यों करेंगे? प्रिंसिपल की बात सुनकर रिहान ने हंसते हुए कहा, एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया था प्रिंसिपल, मेरी खुद की एक एंटरटेनमेंट कंपनी है और ये सभी सेलिब्रिटीज मेरे कॉन्ट्रैक्ट आर्टिस्ट है। जैसे ही प्रिंसिपल ने रिहान की बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। उसने हैरान होते हुए कहा, मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि आपकी पहुंच एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक होगी और इतने बड़े बड़े सुपरस्टार आपके अंडर काम करते होंगे। लगता है आपके बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। इस वक्त प्रिंसिपल बहुत ध्यान से रेहान को देख रहा था और वो जितना ज्यादा उसे देख रहा था उतना ज्यादा उसे रेहान की पहचान गहन लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रेहान जितना पानी के ऊपर है उससे कहीं ज्यादा पानी के नीचे है और उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। सारी बात कर रेहान वापस प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आ गया। जल्दी ही प्रिंसिपल ने अपनी सेक्रेटरी से कहकर तानिया की फाइल अपने ऑफिस में मंगवाए और उसके बारे में सब कुछ जानने लगा। वैसे तो अभी तक काफी देर हो चुकी थी और जल्दी ही तानिया स्कूल को गुड बाय कहवाली थी, पर फिर भी प्रिंसिपल जानना चाहते थे कि आखिर ऐसी कौन सी अमीर घराने की लड़की है जो उनके मिडिल क्लास स्कूल में पढ़ रही है और उन्हें आज तक पता नहीं चला। प्रिंसिपल को अभी भी काफी हैरानी हो रही थी, क्योंकि शुरू में उन्होंने मना करने पर वो सब डायरेक्ट गाड़ी में जाकर बैठ गई। तभी कियारा काफी धीरे धीरे चलकर रिहान के पास आए और हल्की मुस्कान देकर बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गई। कियारा का ये व्यवहार देखकर रेहान थोड़ा सा हैरान हो गया। रेहान गाड़ी में आया और सामने लगे मिरर व्यू में पीछे बैठी कियारा को देखने लगा। कियारा के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, वो लगातार बाहर देख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे रिहान को देखकर कोई खुशी नहीं हो रही है। जहां बाकी लड़कियां काफी एक्साइटेड थी, वहीं दूसरी तरफ कियारा चुपचाप बैठी हुई थी। रेहान की गाड़ी काफी ज्यादा लग्जरी थी और इसमें आराम से 1 दर्जन लोग बैठ सकते थे। ये बिल्कुल किसी मिनी बार की तरह थी और इसीलिए सभी एक्ट्रेस एक साथ एक ही गाड़ी में बैठी हुई थी। गाड़ी अभी तक मैगी ड्राइव कर रही थी,
तभी अचानक से कुछ लोगों ने आकर रिहान की इस गाड़ी को घेर लिया और इस वजह से अचानक से मैगी को ब्रेक लगाने पड़े। अचानक से ब्रेक लगने की वजह से जो ज्यादातर सभी लड़कियां रिहान की बाहों में आकर गिर गई। हालांकि कियारा ने खुद को संभाल लिया और वो दूर बैठी थी, इसलिए रिहान के पास उसकी बाहों में नहीं गिर पाई थी। बाकी सभी लड़कियों को खुद की खुशकिस्मती पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो रेहान के करीब जा पाई थी, पर कियारा को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और ये देखकर रेहान और भी ज्यादा हैरान हो गया। रेहान ने हैरान होते हुए पूछा, क्या बात है मैगी, तुमने अचानक से ब्रेक क्यों लगाया? रेहान के सवाल पर मैगी ने परेशान होते हुए कहा, सर लगता है कि कुछ फैंस ने रास्ता रोक लिया है। मैगी, अभी तक गाड़ी काफी तेज नहीं चला रही थी, इसीलिए उसने टाइम रहते ब्रेक लगा दिया, वरना सामने खड़े लोगों की जान भी जा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही रिहान ने मैगी की बात सुनी तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसे बिल्कुल भी इस वक्त फैंस के यहाँ होने की उम्मीद नहीं थी। वो जानता था कि कभी कभी फैंस की क्रेजी बिहेवियर की वजह से सेलिब्रिटीज और उनके स्पॉन्सर को काफी मुश्किल उठानी पड़ती है, और इसी वजह से रिहान इस वक्त ये सब दिक्कत नहीं उठाना चाहता था। विदिमा ने हैरान होते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोगों ने अपना चेहरा अच्छे से कवर किया था, कोई हमें देख भी नहीं पा रहा था। विदिमा की बात पर राधिका ने उससे कहा, नहीं, मैंने देखा था, कुछ देर पहले सिया ने अपने चेहरे का स्कार्फ हटाया था। राधिका की बात सुनकर सिया ने तुरंत एक्सप्लेन करते हुए कहा, असल में मैंने गलती से स्कार्फ काफी टाइट बांध ली थी, जिसकी वजह से मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और इसीलिए मैंने बस कुछ पल के लिए उसे अपने चेहरे से हटाया था। हालांकि जल्दी मैंने फिर से स्कार्फ से अपना चेहरा ढक लिया था। इन लोगों की बातें सुनकर रेहान ने ना समझी से अपना सिर हिला दिया, क्योंकि अब जो होना था वो हो चुका था। रेहान भी इसमें क्या कर सकता था? मैगी ने कई बार हॉर्न बजाया, पर सामने से लोग हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। परेशान होकर मैगी ने रिहान से कहा, सर ये लोग बिल्कुल भी रास्ता नहीं दे रहे हैं, अब हम लोग क्या करें? क्या मैं टाइगर सिक्योरिटी गार्ड से कहूं? वे लोग रास्ता क्लियर करवा देंगे। रेहान को फैंस की इस हरकत से सख्त नफरत थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई जबरदस्ती फोटो या वीडियो के लिए किसी का रास्ता रोके और उन्हें आगे ना बढ़ने दे। रेहान को सेलिब्रिटीज के लिए क्रेज बिल्कुल नहीं था, इसलिए उसे कोई आइडिया नहीं था कि एक फैन होने पर इंसान क्या सोचता है और उसकी फीलिंग लिस्ट। सिक्योरिटी गार्ड इन फैंस के साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार करे या मीडिया में कोई भी गलत खबर जाए, अगर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड ने इस वक्त कोई भी कदम उठाया तो हो सकता है कि कल के न्यूज़पेपर में ये बात आ जाए कि कुछ फीमेल सेलिब्रिटीज ने फैंस को नीचा दिखाया या उनकी इंसल्ट की। अगर ऐसा होता है तो इन लोगों की परफॉर्मेंस रोकी जा सकती थी और साथ ही साथ बाकी मुश्किलें भी खड़ी हो सकती थी। यही सब सोचकर रिहान ने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड को कोई भी एक्शन लेने से मना कर दिया था। रेहान ने मैगी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, टाइगर सिक्योरिटी गार्ड को इन्फॉर्म कर दो, कोई भी जल्दबाजी में किसी तरह का कदम नहीं उठाएगा। रेहान का इंस्ट्रक्शन सुनकर मैगी ने परेशान होते हुए कहा, पर सर बिना टाइगर सिक्योरिटी गार्ड की मदद के हम लोग यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। मैगी की बात सुनकर रिहान ने कुछ देर सोचते हुए कहा, मैं गाड़ी से बाहर उतरकर इन लोगों से बात करता हूँ। इतना कहकर रिहान गाड़ी से बाहर उतरने ही वाला था कि तभी सभी लड़कियों ने एक साथ तेज आवाज में रिहान पर चिल्लाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, एक साथ। इन सब लोगों की बातें सुनकर एक बार के लिए रिहान डर गया और वापस अपनी सीट पर आ गया। मैगी के साथ साथ इस वक्त सभी लड़कियां रेहान को बाहर जाने से मना कर रही थी। सिया ने एडवाइस देते हुए कहा, रेहान मुझे नहीं लगता तुम्हें बाहर जाना चाहिए, बाहर फैंस बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। सया के अलावा भी बाकी लड़कियों ने रेहान को यही एडवाइस दी कि उसे इस वक्त गाड़ी से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना फैंस गुस्से में या जल्दबाजी में कोई भी कदम उठा सकते हैं। हालांकि अभी भी सब में कियारा शामिल नहीं थी। उसने रिहान से कुछ भी नहीं कहा और अभी भी चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही। कियारा का यह व्यवहार देखकर रिहान काफी ज्यादा बेचैन हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कियारा जब से आई है तब से इसी तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। अभी रिहान के पास इन सब के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। उसे किसी भी तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकलना था। रिहान ने खुद ही इन लोगों से सवाल करते हुए पूछा, तो अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। हम इन लोगों को ऐसे ही अपना रास्ता रोके नहीं रहने दे सकते। रिहान ने बाकी लोगों से पूछा कि आखिर अब उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से वो लोग यहाँ से नहीं निकल सकते थे। रेहान को परेशान होता देखकर सिया ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरी वजह से ये सब लोग यहाँ आए हैं,
मुझे ही एक बार इन लोगों से बात करनी चाहिए सिया की। ये बात सुनकर रिहान ने तुरंत मना करते हुए कहा, ये तो सबसे बेकार आइडिया है। बाहर कितने सारे लोग खड़े हैं, अगर तुम बाहर गई तो सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। अंदर ये सभी लोग परेशान हो रहे थे तो वही गाड़ी के बाहर फैंस लगातार बढ़ जा रहे थे। इस सिचुएशन में रिहान या कोई और सेलिब्रिटी उनके सामने नहीं जा सकता था। फैंस का पागलपन बढ़ता जा रहा था। वे लोग लगातार जोर जोर से सिया का नाम ले रहे थे और गाड़ी की विंडो पर बार बार हाथ गई और उसके पीछे पीछे बाकी गाड़ियां भी बढ़ गई। गाड़ी के अंदर बैठे रिहान और बाकी सब लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर किस तरह रिएक्ट करें। इस वक्त सभी लोग जोर जोर से हंस रहे थे। तभी रिद्धिमा ने सिया को चिढ़ाते हुए कहा, देखा, तुमसे ज्यादा पॉपुलर तुम्हारी दोस्त अवनी है। रिद्धिमा के ऐसा कहने पर सिया ने अपने कंधे उचका हुए कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता रिद्धिमा। और सिया की बात सुनकर रिहान ने हंसते हुए कहा, ये बहुत छोटी सी बात है, इस पर बहस मत करो। अच्छा हुआ कि टाइम रहते हम लोग वहां से बाहर आ गए, वरना मुसीबत हो जाती। असल में ये बात सच थी कि सिया और अवनी दोनों की फैन फॉलोइंग में हर वक्त उतार चढ़ाव होता रहता था और अक्सर इन दोनों के बीच में एक कंपटीशन चलता रहता था। वो बात अलग थी कि ये दोनों ही अच्छी दोस्त थी, इसलिए इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती थी और दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल जलन महसूस नहीं करती थी। और रही बात अभी अभी अवनी की बात सुनकर ज्यादातर फैंस का उसकी तरफ चले जाना, तो असल में इनमें से ज्यादातर फैंस एक से ज्यादा फीमेल आर्टिस्ट के फॉलोअर्स थे और इसीलिए जब उन्होंने सुना कि अवनी भी यहाँ आए हैं तो सब लोग तुरंत उस तरफ भाग गए। और उनमें से आधे फैंस ने सोचा कि यहाँ बिना वजह इस गाड़ी को ब्लॉक करके रखने से कोई फायदा नहीं होगा, पता नहीं सिया बाहर आएगी भी या नहीं, इससे अच्छा एक बार अवनी से ही मिल लिया जाए। और यही सोचकर वो लोग चले गए थे। वो बात अलग थी कि जो भी फैंस अवनी के पीछे भागे थे उन सबको निराशा ही हाथ लगी थी, क्योंकि अवनी तो आज यहाँ आ ही नहीं पाई थी। रेहान ने सभी फीमेल आर्टिस्ट को बुलाया था और सिया के साथ साथ अवनी को भी इनवाइट किया था, पर अवनी के पहले से कुछ शो बुक थे और इसी वजह से लास्ट मिनट पर वो उन सबको कैंसिल नहीं कर पाए और उसे अमेरिका जाना पड़ा। इस वजह से वो आज यहाँ नहीं आ पाई थी। जहाँ एक तरफ ये सारी बातें चल रही थी तो वही दूसरी तरफ मैगी काफी ज्यादा परेशान थी। उसे लग रहा था कि कहीं फैंस वापस ना आ जाए और उनका रास्ता ना रोक ले, इसीलिए वो काफी तेज स्पीड से गाड़ी चला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गाड़ी इस वक्त एरोप्लेन की तरह हवा से बातें कर रही हो। रेहान ने 2-3 बार मैगी से कहा कि वो धीरे गाड़ी चलाएं, पर मैगी को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो अपनी इसी स्पीड से गाड़ी चला रही थी। बाद में रिहान ने भी मैगी से कुछ भी कहना बंद कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि मैगी की ड्राइविंग स्किल्स किसी रेसर से तो ज्यादा अच्छी है। वही दूसरी तरफ सभी फीमेल आर्टिस्ट को इतनी तेज स्पीड से काफी डर लग रहा था, पर फिर भी किसी में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर गाड़ी मैगी चला रही है तो उन्हें उसी के हिसाब से चलना होगा। और फिर मैगी रिहान की सबसे विश्वसनीय बॉडीगार्ड थी और सबसे खास इंसान भी थी। ऐसे में किसी की भी मैगी से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी और कोई भी मैगी को गलत नहीं कह सकता था। वही दूसरी तरफ मैगी का एटीट्यूड और भी बाकी लोगों को डराने के लिए काफी था। जल्दी ही सभी लोग ऋषिकेश के 5 स्टार होटल के सामने पहुंच गए। सिया और बाकी लड़कियों ने अपनी पुरानी गलती से सीख ली और इस बार अपना चेहरा काफी टाइटली कवर किया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद भी खुद को ना पहचान पा रही हो। यहाँ आते ही रिहान ने पहले से सारे इंतजाम कर रखे थे और सभी को उनके पर्सनल कमरों में भेज दिया। रिहान यहाँ पर कियारा से बात करना चाहता था, पर कियारा अपने कमरे की चाबी लेकर तुरंत अपने कमरे में चली गई और उसने एक बार भी मुड़कर रिहान को नहीं देखा। ये देखकर रिहान काफी ज्यादा हैरान था और मन ही मन उदास भी, पर वो ये बात किसी से नहीं कह सकता था। जल्द ही बिना किसी को पता चले रिहान वापस मैगी के साथ अपने विलर में आ गया। हालांकि यहाँ दरवाजे तक पहुंचा ही था कि अचानक विलर से तेज हन की आवाज आने लगी और ये देखकर मैगी ने तुरंत रेहान को अपने पीछे कर लिया और अपनी कमर पर रखी बंदूक को उठाने ही वाली थी कि तभी दरवाजा खोलकर उसने अंदर की तरफ झांक कर देखा तो वहां पर सोफा पर तानिया के अलावा और कोई नहीं बैठा था। ये देखकर रेहान ने सांस में सांस ली और मैगी भी खुद को रिलैक्स करने लगी। अब जाकर मैगी को समझ आया था कि शायद गलती से तानिया के हाथों सोफे के पास का कोई बटन दब गया होगा और इसी वजह से ये बजा था। मैगी और रिहान ये सोच रहे थे
कि तभी उन दोनों का ध्यान एकदम से सोफे पर बैठी तानिया पर गया, जिसकी आंखें इस वक्त काफी लाल थी और लगातार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो सिसकियां ले रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे रोते हुए काफी देर हो गई थी। ये देखकर रिहान बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी तक उसकी बहन बिल्कुल ठीक थी और जब वो बाहर गया था तब तक उसकी बहन आराम से सो रही थी, तो फिर अचानक से उसे क्या हो गया। रेहान परेशान होकर जल्दी से तानिया की तरफ भागा और मैगी इन दोनों बहन भाइयों को इनका क्वालिटी टाइम देने के लिए बाहर चली गई। वो समझ गई थी कि जरूर तानिया ने कोई डरावना सपना देख लिया होगा, इसलिए वो विलर के बाहर ही खड़ी हो गई। रेहान भागता हुआ तानिया के पास आया और उसके पास घुटनों पर बैठते हुए बोला, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुमने कोई बुरा सपना देख लिया? तुम सोई क्यों नहीं और तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? रेहान एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहा था। उसने जल्दी से अपने हाथों से तानिया के आंसू पूछे और उसे अपने गले से लगा लिया। तानिया ने गले लगे लगे ही रिहान से थोड़ा नाराज होते हुए कहा, नहीं, मैंने कोई बुरा सपना नहीं देखा। जब मैं रात में बाथरूम जाने के लिए जगी थी तो मैंने देखा कि आप घर में नहीं हो और मैगी भी घर पर नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा। इतना कहते कहते तानिया चुप हो गई और फिर से सिसक लगी। तानिया की बात सुनकर रिहान उससे अलग हुआ और पास में रखा हुआ पानी का गिलास उसे पिलाते हुए प्यार से बोला, मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए मैं मैगी के साथ बाहर गया था, पर तुम इतना क्यों डर गई? तुम्हें क्या लगा, क्या हुआ होगा? रेहान का ये सवाल सुनकर तानिया ने फिर से रोते हुए कहा, मुझे लगा कि आप मुझे और ज्यादा अपने पास नहीं रखना चाहते हैं, इसीलिए आप मुझे यहाँ घर पर अकेला छोड़कर चले गए और अब आपको मेरी परवाह बिल्कुल नहीं है। और इतना कहकर तानिया फिर से जोर जोर से रोने लगी। तानिया की ऐसी बात सुनकर रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्शन दे। उसने अपने सिर पर हाथ रखते हुए तानिया से कहा, मेरी पागल बहन, तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर चला जाऊंगा? तुम्हें पता है तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है और तुम ऐसा मेरे बारे में कैसे सोच सको? इतना कहकर रेहान थोड़ा नाराज होने की एक्टिंग करने लगा। रेहान की बात सुनकर तानिया ने रोते हुए कहा, अगर आपको कहीं जाना था तो आप मुझे बात कर जाते। आपको पता है इतने बड़े घर में मैं अकेली थी और इस वजह से मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था और जब मैंने आपको कहीं भी नहीं पाया तो मैं जोर जोर से चिल्लाकर आपको आवाज देने लगी, पर आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। जब आपका कोई जवाब नहीं आया तो मैं और ज्यादा डर गई। आपको पता भी है उस वक्त मुझ पर क्या बीत रही थी। तानिया को रोता, मेरे पास घर पर पहले से बहुत सारे कॉस्मेटिक और बाकी सामान रखे हुए हैं और मुझे तो ये भी नहीं पता कि इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तानिया की बात सुनकर रिहान ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तो तुम्हारे लिए कुछ और ले आऊंगा। और इतना कहकर रिहान ने तानिया को जबरदस्ती उसके कमरे में भेज दिया ताकि वो आराम से सो सके। बाहर खड़ी मैगी ने जब सुना कि अंदर से रोने की आवाज कम हो गई है और सब कुछ सही लग रहा है तो उसने रिहान के सामने आते हुए उससे पूछा, सर तानिया मैडम अब ठीक है ना? मैगी का सवाल सुनकर रेहान ने हंसते हुए कहा, पर सच में तानिया को संभालना बहुत मुश्किल था। रेहान की बात सुनकर मैगी थोड़ी सीरियस होते हुए बोली, सर मुझे लगता है कि वैसे तो आप बहुत ज्यादा तानिया मैडम के बारे में चिंता करते हैं, पर अभी भी आपने उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं किया है। मैगी की ये बात सुनकर रिहान ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, तुम कह रही हो कि मेरी इतनी परवाह करना भी कम है? तुम्हें क्या लगता है मुझे और क्या करना चाहिए? रेहान के इस सवाल पर मैगी ने बिना डरे कहा, सर आपने देखा ना तानिया मैडम आप पर कितना ज्यादा डिपेंडेंट है। रेहान ने जैसे ही मैगी की बात सुनी तो उसने अपनी ठोड़ी को रब करते हुए कहा, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। तानिया काफी इंडिपेंडेंट है और उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो किसी पर भी निर्भर होगी, चाहे फिर वो मैं ही क्यों ना हो। रेहान की बात सुनकर मैगी ने हल्के से ना समझी में अपना सिर हिला दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि रिहान तानिया के लिए उतना नहीं कर रहा है जितना उसे करना चाहिए। भले ही रिहान तानिया का सगा भाई नहीं था, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो तानिया को इतने अच्छे से नहीं समझा पा रहा था और बहुत सी बातों में वो तानिया के विचारों को, उसकी सोच को इग्नोर कर रहा था। शायद रिहान को अभी भी यही लग रहा था कि बड़े भाई होने के नाते वो तानिया को जो लरी लाइफ दे रहा है वो काफी है और कहीं ना कहीं वो अपनी ये जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा है। पर शायद रिहान समझ नहीं पा रहा था कि मटेरियल एक गिफ्ट दे देने से हम किसी की भावनाओं को उतना अच्छे से नहीं समझ सकते हैं जब तक हम पर्सनली किसी की इच्छा, उसकी सोच को समझने की कोशिश ना करें। ये सारे मटेरियल और महंगे गिफ्ट देकर रिहान बाहरी तौर पर
तानिया के चेहरे पर मुस्कान ला रहा था, पर अंदर ही अंदर उसके और तानिया के बीच में जो गैप था वो अभी भी कम नहीं हो रहा था। और शायद इसी वजह से तानिया को हमेशा डर लगा रहता था कि शायद रिहान उसे छोड़ देगा। बचपन से ही तानिया को अपने खुद के परिवार में अपने माँ बाप या भाई से प्यार नहीं मिला था, और इसी वजह से कहीं ना कहीं उसके मन में अपनों से प्यार पाने की, परवाह पाने की जो इच्छा थी वो बती जा रही थी। फाइनली उसकी जिंदगी में अचानक से रिहान आया और उसने तानिया को धीरे धीरे तवज्जो देना शुरू किया, पर रिहान भी वही गलती कर रहा था। वो उसे पैसों से खुशी देने की कोशिश कर रहा था, अपने प्यार से और इमोशन से नहीं। तानिया को हमेशा यही डर लगा रहता था कि अगर उसने अपना काम ठीक से नहीं किया या किसी भी तरह से रेहान को नाराज कर दिया तो रेहान भी उसे छोड़कर चला जाएगा, और इसीलिए वह हर वक्त बॉर्डर पर खड़े सिपाही की तरह अलर्ट रहती थी। अक्सर किशोर अवस्था में बच्चों को उनके माँ बाप और घरवाले इस वजह से समझने की भूल कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो अपने बच्चों को दुनिया के लक्ष्य रीला कर देंगे तो उनके बच्चे हमेशा खुश रहेंगे, पर सच तो ये है कि मटेरियल एक चीजों में जीते जीते बच्चे बाहरी दुनिया से इतने जुड़ जाते हैं कि उन्हें अपने अंदर का खोखलापन और अकेलापन खाने लगता है। वो अपने ही माँ बाप से खुलकर बात नहीं कर पाते और बाहर की दुनिया में गलत संगत में चले जाते हैं। धीरे धीरे ये बच्चे जिद्दी होने लगते हैं और गलतियों पर गलती करते हैं ताकि उनके माँ बाप का किसी तरह से उन पर अटेंशन आ जाए। भले ही डांटने के लिए सही, पर वो अपने माँ बाप की तरफ देखने लगते हैं। रेहान ने भले ही इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर मैगी शुरू से इन सब बातों पर ध्यान दे रही थी और उसने कहीं ना कहीं लड़की होने के नाते भी तानिया के इस खालीपन को देखा था। कहीं ना कहीं आज तानिया की ऐसी हालत देखकर मैगी को अपने ये विचार रेहान के सामने रखने पड़े, और रेहान भी ये सारी बातें जानने के बाद काफी गहरी सोच में चला गया था। रेहान को भी धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास हो रहा था और उसने काफी देर तक सोचने के बाद डिसाइड किया कि अब वो दिल से तानिया को अपनाए और उसे इमोशनली सपोर्ट करेगा। वो सिर्फ अपने पापा की जिम्मेदारी निभाने के लिए तानिया को लक्ष्य लाइफ नहीं देगा, बल्कि अपनी सगी बहन की तरह खूब प्यार करेगा। शायद प्यार और के रिहान पहले भी करता था, पर उसमें कहीं ना कहीं अपने पिता की जिम्मेदारी शामिल थी। पर अब रेहान दिल से खुद से तानिया को अपनाना चाहता था। मैगी ने जब देखा कि रिहान उसकी बात को समझ गया है तो उसने आगे और कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी कि रिहान उसे चाहे जितनी इज्जत दे दे, पर वो अभी भी रिहान की एक सबॉर्डिनेट है और उसे अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर उसने जरूरत से ज्यादा कोई बात कही तो ये उसके रूल्स के खिलाफ होगी। भले ही रिहान उसे कुछ नहीं कहता, पर मैगी को अपनी लिमिट ध्यान में रखनी थी, क्योंकि बचपन से ही मैगी ने खुद को डिसिप्लिन की इस दुनिया में बहुत सख्ती से संभाला था। 2 दिन और बीत गए और फाइनली आज वो दिन आ गया जब माउंटेन सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फेयरवेल पार्टी शुरू होने वाली थी। आज स्कूल के सभी बच्चों के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग और खुशी का दिन था। बहुत सारे बच्चे तो इसीलिए खुश थे क्योंकि अब उन्हें उन बोरिंग क्लासेस को और ज्यादा अटेंड नहीं करना पड़ेगा और ना ही सेल्फ स्टडी क्लास का सेशन लेना पड़ेगा। अब उन लोगों पर टीचर्स का दबाव नहीं था। अगर उन्हें पढ़ना होगा तो वो पढ़ेंगे, वरना पूरा दिन खेलेंगे। और बहुत सारे बच्चे इसीलिए भी खुश थे क्योंकि आज ये सब लोग अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से मिलने वाले थे। आज का दिन उन बच्चों के लिए भी खास था जो पूरे साल बहुत ज्यादा मेहनत करते थे और मस्ती करने या खेलने कूदने के लिए जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था, वो लोग आज अपनी सारी थकान, सारी टेंशन भुलाकर आराम से अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को एज कर सकते थे। यहाँ पर बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स या बहन भाई भी आए थे और वो लोग बच्चों से ज्यादा खुश लग रहे थे क्योंकि मिडिल क्लास लोगों को भी कभी कभार मौका मिलता था इस तरह के सेलिब्रेशंस में आने का, और जहाँ ज्यादातर हाउसवाइफ्स होती थी वो लोग तो अपनी किचन से बाहर ही नहीं निकाल पाती थी। आज उन्हें भी लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए पूरे देश में दिखाया जाता था और साथ ही साथ यहाँ कई रिपोर्टर्स भी हर वक्त अपना कैमरा लेकर तैयार रहते थे। स्कूल में जो भी जरूरी तैयारियां करनी होती थी वो सब यहाँ से पास आउट फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के बच्चे करते थे क्योंकि उनके पास इस वक्त कॉलेज के एग्जाम का प्रेशर नहीं होता था और वो लोग इसे करिकुलर एक्टिविटी समझकर ज्यादा अच्छे से कर पाते थे। आज माउंटेन सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल किसी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। इनविटेशन कार दिखाने के लिए लाइन में लगा ही था कि तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। इस वक्त वहां पर तानिया की माँ और उसके सौतेले पिता भी आए थे और उन्हें पहले से पता था कि तानिया ने अभी तक ऋषिकेश को नहीं छोड़ा है
और वो अभी भी माउंटेन सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ही पढ़ रही है। और इन लोगों को ये भी पता था कि तानिया किसी लक्ष्य विल में रह रही है। दरवाजे पर रिहान तानिया की माँ और सौतेले पिता को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। वहीं दूसरी तरफ तानिया की माँ अभी भी अपनी बेटी से जलन महसूस कर रही थी। उसे लगता था कि उसने अपनी बेटी को पालने पोषने में बहुत मेहनत की है और अचानक से उसकी बेटी सब कुछ छोड़कर अपने नए परिवार के साथ शिफ्ट हो गई और पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखा भी नहीं। और ये बात तानिया के परिवार को काफी बुरी लग रही थी। रिहान ने भले ही उन्हें मिलियन रब दिए थे और पहले ही ये अमाउंट बहुत बड़ी थी उनके लिए, पर रिहान जैसे बड़े पैसे वाले आदमी से उन्हें सिर्फ मिलियन रब बहुत छोटी बात लग रही थी। उन्हें रिहान से और पैसे चाहिए थे और इसीलिए काफी टाइम से ये लोग रिहान को ढूंढ रहे थे। पहले भी ये लोग तानिया को स्कूल में मिलने आए थे, पर हर बार तानिया रिहान की गाड़ी से ही स्कूल में आती थी और उसकी गाड़ी से ही चली जाती थी और बाहर भी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते थे। इस वजह से इन लोगों ने तानिया से मिलने की हिम्मत नहीं की। आज इन लोगों को काफी अच्छा मौका मिल गया था क्योंकि माउंटेन सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के फंक्शन में बच्चों के पेरेंट्स को आना पूरी तरह अलाउड था और इसीलिए तानिया के परिवार वालों को लगा कि यहाँ आकर भी आराम से तानिया से इस मामले में बात कर सकते हैं। वो लोग तानिया को इतने सालों तक पालने का पैसा लेना चाहते थे। तानिया की माँ को अपनी बेटी के दूर जाने का कोई गम नहीं था, उसे अभी भी बस पैसा चाहिए था। इस वक्त स्कूल की लाइन में बहुत सारे लोग लगे हुए थे। हालांकि रिहान आराम से इन लोगों को देख सकता था। वो तानिया के परिवार वालों से ज्यादा दूरी पर नहीं था। तानिया के परिवार से रेहान यहाँ आया था, इसीलिए तानिया की माँ और सौतेले पिता को किसी भी तरह का इनविटेशन नहीं भेजा गया था और इसलिए नेचुरली उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। तानिया की माँ ने गुस्सा करते हुए कहा, ये सब क्या बकवास है, आप हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे। ये सवाल सुनकर स्कूल गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने बहुत ही रिस्पांसिबिलिटी के साथ कहा, जिन लोगों के पास इनविटेशन कार्ड नहीं है वे लोग स्कूल के अंदर नहीं जा सकते हैं और ये हमारे यहाँ का नियम है। तानिया की माँ को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उसने गुस्से से कहा, ये क्या बकवास लॉजिक दे रहे हो, हम लोग हर साल यहाँ आते हैं, मेरी बेटी इसी स्कूल में पढ़ती है और हमें यहाँ इस फंक्शन को अटेंड करने का पूरा हक है। इसमें इनविटेशन कार्ड होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तानिया की माँ की बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड ने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ कहा, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके पास इनविटेशन कार्ड जरूर होगा और वैसे भी मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मान सकता कि आप सच में यहाँ किसी बच्चे के माँ बाप है। हो सकता है आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। सिक्योरिटी गार्ड की ये बात सुनकर तानिया की माँ ने गुस्से से कहा, तुम तो बहुत ज्यादा जिद्दी हो, अपने आसपास के लोगों से पूछो। तुम्हारे आसपास सभी लोगों को पता है कि मैं तानिया की माँ हूँ। क्या अभी भी तुम्हें कोई सबूत चाहिए? मुझे अंदर जाने दो। सिक्योरिटी गार्ड को तानिया की माँ से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने इस एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं, अगर इनविटेशन कार्ड है तो अंदर जाए वरना साइड में खड़े हो जाए। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर तानिया की माँ तेज आवाज में आसपास के अपने कम्युनिटी के लोगों को बुलाने लगी। कम्युनिटी के सभी लोग जानते थे कि तानिया को उसका भाई अपने साथ ले गया है और इन लोगों के बीच अंदर कोई बात भी हुई है। कम्युनिटी में एक साथ होने की वजह से सबको लगा कि उन्हें तानिया के माँ बाप का साथ देना चाहिए, इसीलिए वहां खड़े लोग सिक्योरिटी गार्ड को कहने लगे, सिक्योरिटी गार्ड के लोग सच में यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट के माँ बाप हैं, हम लोग इसकी गारंटी दे सकते हैं। हाँ, पिछले सालों तक हम सब लोग एक साथ ही आते थे, पर इस बार शायद स्कूल से कोई गलती हुई है, इसीलिए स्कूल ने तानिया के माँ बाप को इनविटेशन कार्ड नहीं भिजवाया। सिक्योरिटी गार्ड भाई आने दो ना, उनको अंदर वैसे भी इनविटेशन कार्ड एक फॉर्मेलिटी है। हम लोग तो कितने सालों से अपने बच्चों को इसी स्कूल में भेज रहे हैं। तानिया की माँ ने जब देखा कि आसपास के सभी लोग उसका साथ दे रहे हैं तो उसने बहुत ही घमंड के साथ सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखते हुए कहा, सुना तुमने, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी बेटी तानिया की पहचान कोई साधारण नहीं है। अगर तुमने अभी भी मुझे अंदर जाने से रोका तो मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तानिया की माँ ने जब देखा कि उसकी बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा सा डर गया है तो उसने और ज्यादा उसे डराते हुए कहा, जल्दी करो और मुझे अंदर जाने दो। वैसे भी इनविटेशन कार्ड होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे अलावा भी पीछे बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, बिना वजह टाइम मत बर्बाद करो। तानिया की माँ की बात सुनकर लाइन में लगे बाकी लोग भी बेसब्र होने लगे। वो और ज्यादा यहाँ इंतजार नहीं कर सकते थे और अंदर प्रोग्राम भी जल्दी ही
शुरू होने वाला था, इसीलिए सबको अंदर जाने की जल्दी थी। सभी लोग लाइन में काफी देर से खड़े थे और तेज धूप होने की वजह से सबको अब थकान होने लगी थी। किसी एक की वजह से वो लोग और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड अकेले इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता था, इसीलिए उसने तुरंत अपने कैप्टन को बुलाया। पूरा मामला समझने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने कैप्टन से पूछा, सर अब हमें क्या करना चाहिए? ये सवाल सुनकर लाइन में लगे बाकी लोग और कैप्टन कुछ बोल पाता उससे पहले ही तानिया की मां ने उनसे कहा, आपके स्कूल में सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं है। हम लोग यहाँ अपनी बेटी के लिए आए हैं, आप लोग हमें अंदर ऐसे कैसे नहीं आने दे सकते? तानिया की मां के साथ साथ उसके सौतेले पिता और आसपास खड़े उनके पड़ोसी भी अब दबाव बनाने लगे थे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी और कैप्टन यहाँ हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अचानक से इस तरह की सिचुएशन आने की वजह से उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या डिसीजन ले। असल में अब से पहले स्कूल में इतना ज्यादा टाइट सिक्योरिटी जैसा कोई काम नहीं होता था। सब कुछ बहुत सिंपल था, पर इस बार सब कुछ काफी रिपॉसिबिलिटी के साथ किया जा रहा था। स्कूल के स्टाफ और बाकी लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, पर फिर भी सामने की सिचुएशन देखकर कैप्टन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या डिसीजन ले। प्रिंसिपल ने पहले ही साफ साफ कह दिया था कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और कोई भी गलत इंसान अंदर नहीं आना चाहिए, पर बाहर बती हुई भीड़ देखकर कैप्टन इन लोगों को यहाँ ज्यादा देर रुकने भी नहीं दे सकता था। एक तरफ तानिया के पड़ोसियों को कोई अंदाजा नहीं था कि तानिया ने अपने परिवार के साथ सारा रिश्ता तोड़ दिया है, इसीलिए ये लोग तानिया के माँ बाप का सपोर्ट कर रहे थे। कैप्टन जब खुद से डिसीजन नहीं ले पाया तो उसने प्रिंसिपल की सेक्रेटरी से इस बारे में पूछा और सेक्रेटरी ने उसे सब कुछ सही सही बता दिया और साथ ही साथ ऑर्डर देते हुए बोली, चाहे जो हो जाए पर बिना इनविटेशन के किसी को भी अंदर नहीं आने देना है। उन सब लोगों को स्कूल गेट के बाहर ही रोक दो और जब तक प्रिंसिपल खुद किसी को परमिशन ना दे, किसी को भी अंदर मत आने देना। सेक्रेटरी की बात सुनकर कैप्टन समझ गया था कि उसे क्या करना है। एक बार फिर उसने तानिया परिवार को ध्यान से देखा, पर अब कैप्टन का एटीट्यूड इस परिवार के लिए बदल चुका था। उसने अब बिल्कुल भी रिस्पेक्ट या प्यार से इन लोगों से बात नहीं की और थोड़ा कड़क होते हुए कहा, अगर इनविटेशन कार्ड नहीं है तो साइड में आ जाए, हम बाकी लोगों को रोक नहीं सकते हैं। कैप्टन का ये एटीट्यूड देखकर तानिया की मां थोड़ी सी घबरा गई। उसने अभी भी सवाल करते हुए पूछा कि आप हमसे ऐसी बात कैसे कर सकते हैं और बिना वजह हमें यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? रेहान इस ड्रामा को और ज्यादा नहीं देख सकता था, इसलिए वो लाइन में से बाहर आया और एक तेज आवाज में बोला, एक्सक्यूज मी, मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं यहाँ और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ। रेहान पीछे खड़ा खड़ा सारा ड्रामा देख रहा था और इन लोगों की हालत पर उसे हंसी भी आ रही थी और साथ ही साथ गुस्सा भी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लोग उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए थे और अभी भी उसकी बहन को शांति से जीने नहीं दे रहे थे। रेहान मन ही मन खुश हो रहा था कि सिक्योरिटी ने तानिया की माँ और उसके सौतेले पिता को अंदर नहीं जाने दिया, वरना पता नहीं आज ये दोनों स्कूल में सबके सामने क्या तमाशा करते। रेहान खुलकर अपनी आइडेंटिटी सबके सामने नहीं रख सकता था, इसलिए उसे थोड़ी टेंशन हो रही थी। हालांकि स्कूल के लिए हुए डिनर से वो खुश था और पहले ही अंदर जाने लगा। जैसे ही तानिया की मां ने रेहान को वहां देखा तो थोड़ी डर गई और डरते हुए सवालिया लहजे में बोली, तुम यहाँ? तानिया की मां की आवाज सुनकर रेहान ने अपना सिर उठाकर इन दोनों लोगों को देखा। आज इन दोनों ही हस्बैंड वाइफ ने काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। रेहान समझ गया था कि इन लोगों को उसके पैसे उड़ाने में कुछ ज्यादा ही मजा रहा है। रेहान ने इन लोगों को देखकर एक सार्कास्टिक स्माइल दी और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखते हुए कहा, मैं तानिया का हूं और उसका गार्डियन भी सामने खड़े इन दोनों लोगों का तानिया से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इन लोगों को गेट पर रोककर अपने अच्छा किया। इतना कहकर रेहान ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ इनविटेशन कार्ड दिखा दिया। जैसे ही वहां खड़ी भीड़ ने रेहान की बात सुनी तो सब लोग एकदम हैरान हो गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा। वही बगल में खड़े कैप्टन के चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। उसे अपनी सेक्रेटरी की कही हुई बातें समझ आ रही थी और रेहान के अप्रूवल के बाद तो वो खुद को खुशकिस्मत मान रहा था जो उसने बाहर खड़े इन हस्बैंड वाइफ को अंदर नहीं जाने दिया, वरना आज उसकी नौकरी खतरे में आ जाती। जहां एक तरफ कैप्टन अपनी नौकरी बचाने की खुशी में खुश था तो वही दूसरी तरफ आसपास खड़े सभी पड़ोसियों ने ये बात सुन ली थी और सबको एक नया गॉसिप लगा था। रेहान जैसा अमीर आदमी तानिया का भाई है। ये बात जानने के बाद तो सभी लोग तुरंत उसकी तरफ हो गए और जल्दी ही
तानिया की माँ और सौतेले पिता को सुनाने लगे। हर कोई कह रहा था कि ये लोग यहाँ मुसीबत खड़ी करने आए हैं या फिर ये लोग चोर हैं। कुछ लोग तो इन्हें बच्चा चोर तक कहकर बुला रहे थे। तानिया की माँ बहुत उम्मीद से अपने पड़ोसी की तरफ देखने लगी, पर सभी पड़ोसी ने तुरंत अपने कदम पीछे ले लिए। उन्हें लग रहा था कि ये तानिया के परिवार का मामला है और अब उन्हें और ज्यादा बीच में नहीं बोलना चाहिए, वरना मुसीबत उनके लिए बढ़ सकती है। आसपास खड़े बाकी के सभी लोग तानिया की माँ और सौतेले पिता को खूब सुना रहे थे। रेहान ने एक नजर उठाकर तानिया की माँ को देखा और हंसते हुए बोला, क्या अभी भी आप हार नहीं मानेगी? जिस दिन आपने मेरे मिलियन रुपए एक्सेप्ट किए थे, उसी दिन से तानिया के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। रेहान की बात सुनकर तानिया की माँ ने बहस करते हुए कहा, ये क्या बकवास किए जा रहे हो? तो मैं तानिया की माँ हूँ और ऐसे कैसे मेरा तानिया से कोई लेना देना नहीं है? तानिया की माँ का ये सवाल सुनकर रेहान ने उसके पास जाकर धीरे से कहा, क्या तुम सच में उसकी माँ हो? तुम्हें लगता है कि तुम माँ कहलाने के लायक हो जैसे ही। तानिया की माँ ने रेहान की बात सुनी तो वो एकदम चुप हो गई। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उसे भी पता था कि उसने तानिया के साथ हमेशा बहुत बुरा व्यवहार किया था। सगी बेटी होने के बाद भी उसने तानिया को सौतेली माँ से ज्यादा सताया था। रेहान की बात सुनकर तानिया की माँ एकदम चुप हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं रेहान ने उन्हें वो कह दिया था जो असल में उनकी सच्चाई थी। तानिया की माँ को इस वक्त पछतावा हो रहा था कि उसने अपनी बेटी के बारे में पहले नहीं सोचा। अगर पहले सोचा होता तो शायद इस वक्त 2 मिलियन से काम नहीं चला रही होती, बल्कि उसके हाथों में करोड़ों अरबों रुपए होते और वो फिलहाल अरबती जिंदगी जी रही होती। रेहान ने अगले ही पल बहुत ही कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ आंखें दिखाते हुए तानिया की माँ से कहा, मैंने तुम लोगों को कहा था ना कि दोबारा तानिया के सामने नजर मत आना, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी लगता है। अब तुम्हें रेहान मित्तल की भाषा समझा होगी और उनमें से कुछ लोग तो हंस भी रहे थे। आसपास खड़े लोगों को समझ आ गया था कि रेहान और तानिया के परिवार वालों का क्या रिश्ता है। उन लोगों ने तुरंत क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि हमारे स्कूल में इस तरह के लोग भी आएंगे। बहुत शर्म की बात है। तुमने सही कहा, ये लोग सच में बहुत बेशर्म हैं। इनकी बेटी ने पहले ही इनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं और ये लोग अभी भी बेशर्म की तरह उसके पीछे आ रहे हैं। पता नहीं कैसे माँ बाप है, अपने बच्चों को सुकून से जीने क्यों नहीं देते? जल्दी करो और निकलो यहाँ से। अगर तुम लोग हमें स्कूल के आसपास भी दिखे तो हम तुम्हें बहुत मारेंगे। आसपास के सभी लोग जोर जोर से शोर शराबा करने लगे। इन लोगों की धमकी सुनकर तो तानिया की माँ और उसके पापा इतने डर गए कि वे लोग अपने सिर पर पाव रखकर वहां से ऐसे भागे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। आसपास खड़े सभी लोग काफी जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों को आज इतनी देर तक भूख में खड़ा रहना पड़ा था, पर अभी अभी उन लोगों ने जो ड्रामा देखा था उसके बाद सभी लोग रिफ्रेश फील कर रहे थे। वैसे तो रेहान भी इस मामले को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि इसमें तानिया इवॉल्व थी, पर जब तानिया के माँ बाप ही इन सब बातों की परवाह नहीं कर रहे थे और अपना मजाक बनवा रहे थे, तो रेहान भी क्या कर सकता था। वही दूसरी तरफ रेहान को हंसी आ रही थी और मन ही मन वो काफी खुश हो रहा था, क्योंकि उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये दोनों इतने डरपोक निकलेंगे कि यहाँ से ऐसे भाग जाएंगे। रेहान को लगा था कि अगर ये स्कूल में आ गए तो तानिया के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी और हो सकता है कि वो परेशान हो जाए। रेहान बाकी चीजें संभाल सकता था, पर इमोशनली इस मामले में अपनी बहन का कोई साथ नहीं दे सकता था, इसलिए इनका यहाँ ना आना ही ज्यादा अच्छी बात थी। वही दूसरी तरफ रेहान को पता था कि प्रिंसिपल ने उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए होंगे, क्योंकि उसने बहुत बड़ी अमाउंट स्पॉन्सरशिप के तौर पर दी थी। पर रेहान ये लक जरी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। वो नॉर्मल पेरेंट्स की तरह अपनी बहन के लिए बाकी लोगों के साथ बैठकर उसे चेयर करना चाहता था। वह तानिया को खुश देखना चाहता था, उसकी छोटी छोटी चीजों में शामिल होना चाहता था, ना कि स्टेज पर बैठकर किसी गुड्डे की तरह अपना सर हिलाना चाहता था। रेहान जानता था कि उसने पहले ही 17 साल अपनी बहन के बिना गवा दिए हैं और अब जल्दी ही तानिया कॉलेज में चली जाएगी, तो उसके बाद इन दोनों बहन भाई के पास ज्यादा वक्त नहीं रहेगा। इसलिए रेहान इस बीच के टाइम को अच्छे से जीना चाहता था। वो एक एक चीज को जो उसकी बहन से जुड़ी हुई थी उसे महसूस करना चाहता था। रेहान आराम से अपनी जगह पर जाकर बैठ गया, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चों के लिए सीट नंबर अलॉट किए गए थे जो उनके इनविटेशन कार्ड पर लिखे हुए थे, और उसी के हिसाब से सब लोगों को अपनी अपनी जगह पर बैठना था। रेहान को इस वक्त तानिया से मिलने की कोई जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि न उसके आसपास ही कहीं आकर बैठेगी। फिलहाल तो रेहान को
अपने सभी सेलिब्रिटीज को संभालना था। वो जाकर देखना चाहता था कि सब काम ठीक से हो रहा है या नहीं वेन्यू के स्टेज के पीछे ही। कुछ पार्किंग की जगह थी, वहीं पर इन आर्टिस्ट की वैन खड़ी थी। सारे आर्टिस्ट वहीं पर तैयार हो रहे थे क्योंकि वो सब लोग अपनी स्टाइल और अपने मेकअप का लेवल अभी भी मेंटेन करना चाहते थे। भले ही ये एक सेकेंडरी स्कूल का कोई फेबल फंक्शन ही क्यों ना हो, रेहान आर्टिस्ट से मिलने जा ही रहा था। तभी उसके दिमाग में कियारा का ख्याल आया, जो कल से रेहान के साथ काफी अजीब व्यवहार कर रही थी। रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कियारा को हुआ क्या है और वो इतना ज्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रही है। हालांकि उसके पास इस वक्त टाइम नहीं था कि वो यहाँ बैठकर कियारा से बात कर सके, क्योंकि सब कुछ सेट था और आज की परफॉर्मेंस के लिए रिहान ने काफी इंतजार किया था। रिहान इस वक्त काफी नर्वस होकर आसपास देख रहा था। उसे लास्ट मिनट तक इस बात को सीक्रेट रखना था कि उसने यहाँ पर इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज को बुलाया है। हालांकि रिहान बैक स्टेज पर जा रहा था तो उसने प्रिंसिपल को जल्दबाजी में बाहर की तरफ आते हुए देखा। प्रिंसिपल स्कूल का सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन था और उसे ये सब चीजें अपने हिसाब से मैनेज करनी थी। इस वजह से वो काफी ज्यादा बिजी था। हालांकि जैसे ही वो अचानक से रिहान से टकराया तो एकदम से उसके कदम रुक गए। प्रिंसिपल ने माफी मांगते हुए रिहान से कहा, मिस्टर मित्तल, आप पहले ही यहाँ आ गए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपको लेने के लिए गेट तक आना चाहिए था। प्रिंसिपल की बात सुनकर रिहान ने तुरंत ग्रेटफुल होते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं कि आप काफी बिजी हैं और ये सब फॉर्मेलिटी करने की जरूरत भी नहीं है। रेहान बिल्कुल नहीं चाहता था कि प्रिंसिपल बिना वजह चापलूसी करे या उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे, इसीलिए उसने ऑलमोस्ट गुड बाय कहते हुए प्रिंसिपल से कहा, मैं चलता हूं, मुझे अपने सेलिब्रिटी से मिलना है, अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं आपको बता दूंगा। इतना कहकर रिहान तुरंत वहां से चला गया। स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस वक्त सारे स्पॉन्सर के नाम दिखाए जा रहे थे और अभिषेक के परिवार ने जो 2.7 मिलियन का डोनेशन दिया था वो भी दिखाया जा रहा था। शुरू में तो अभिषेक और उसके परिवार ने सोचा कि उन्होंने सबसे ज्यादा डोनेशन दिया है और इसीलिए वे लोग बहुत अधिक घमंड के साथ चल रहे थे, पर जब स्कूल की वेबसाइट पर यह दिखाया गया कि किसने एक साथ 10 मिलियन रुपए दिए हैं तो ये लोग एकदम हैरान रह गए। इन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतने पैसे भी दे सकता है। अभी तक अभिषेक बहुत ज्यादा ढंगे हाँक रहा था, इसीलिए किसी को अपने से आगे जाता हुआ देखकर वो काफी गुस्सा हो गया और स्कूल में ही नहीं आया। और भी बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से स्कूल में डोनेशन दिया था। हालांकि अब सब लोग ये बात जानना चाहते थे कि यार रिहान मित्तल कौन है और उसने एक साथ इतने पैसे कैसे दे दिए। आज स्कूल में आए हुए बहुत सारे स्पेशल गेस्ट प्रिंसिपल से ये बात पूछ रहे थे, पर प्रिंसिपल को भी नहीं पता था कि आखिर रिहान मित्तल कौन से बड़े परिवार से आता है। मित्तल सरनेम तो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, पर यह कह पाना मुश्किल था कि रिहान किस परिवार का हिस्सा है और इसीलिए उसने सभी लोगों को निराश करते हुए मना कर दिया कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। पर बाकी लोगों का दिमाग चलना शुरू हो गया था। आज का उनका मोटिव यही था कि उन्हें हर हाल में रिहान के बारे में और उसकी पहचान के बारे में जानना है। आसपास आए हुए सभी लोग प्रिंसिपल के पीछे पड़ गए कि उन्हें कुछ ना कुछ रिहान के बारे में बताना पड़ एगा। प्रिंसिपल छोटा आदमी था और काफी सालों से स्कॉलरशिप के दम पर यह स्कूल चल रही थी, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी बताना पड़ा कि ये स्कूल इस साल कुछ नया करने वाली है। और इतना कहकर प्रिंसिपल ने उन सब लोगों को बताया कि आज के फंक्शन में इंटरनेशनल सुपर ओगो की बातें सुनकर प्रिंसिपल ने हंसते हुए कहा, सिया रिहान सर के बुलाने पर नहीं आई है, बल्कि उनके ऑर्डर देने पर आई है। जैसे ही वहां खड़े लोगों ने प्रिंसिपल की ये बात सुनी तो उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग हवा में उड़ रहे हैं और सबके दिमाग पर भांग चढ़ गई हो। इन सब लोगों के साथ आए एक आदमी ने प्रिंसिपल को डांटते हुए कहा, लगता है बूढ़े हो गए हो, इसीलिए तो अनाप शनाप बोले जा रहे हो। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, प्रिंसिपल की उम्र हो गई है, इसीलिए तो दिन में सपने देखने लगे हैं। मुझे तो लगता है प्रिंसिपल को अब अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देना चाहिए। जैसे ही प्रिंसिपल ने ये बातें सुनी तो उसने तुरंत अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। इंटरनेशनल सुपरस्टार सिया और उनके अलावा ड्रीम एंजल ग्रुप सभी मून एंटरटेनमेंट कंपनी में काम करती है। पर क्या तुम्हें पता है ये कंपनी किसकी है? इस कंपनी के मालिक मिस्टर रिहान मित्तल है। जैसे ही वहां खड़े लोगों ने प्रिंसिपल की ये बात सुनी तो सबको ऐसा लगा जैसे उनके सिर पर किसी ने बम फोड़ दिया हो, क्योंकि सब लोगों को पता था कि इंडिया में आजकल मून एंटरटेनमेंट कंपनी बहुत कमाल कर रही है
और आते ही इस कंपनी ने बैक टू बैक कई सुपरहिट फिल्में दे दी, जिसके बाद इस कंपनी का तवज्जो बॉलीवुड की बाकी प्रोडक्शन कंपनी जैसा ही हो गया है। रिहान ही जानता था कि इन सुपरस्टार सेलिब्रिटीज को अपनी कंपनी में शामिल करने और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में उसने बहुत मेहनत की थी। स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी सिर्फ एक नाम था जिसे आज इंडिया के दिल की धड़कन बनाने के लिए रेहान ने और उसकी टीम ने दिन रात मेहनत की थी। इसीलिए देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आज स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे थे। 2 सुपर इंटरनेशनल स्टार्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद रेहान की पावर काफी बढ़ गई थी और अब यहाँ खड़े सभी लोगों को पता चल गया था कि रेहान क्या चीज है। अपनी बात कहकर प्रिंसिपल यहाँ से चला गया था। एक तरफ प्रिंसिपल अपनी बात कहकर चला गया था तो वही दूसरी तरफ रेहान वैनिटी वैन में पहुंच गया था। बाहर अभी भी रेहान के टाइगर सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी दे रहे थे। जैसे ही उन लोगों ने रेहान को देखा तो तुरंत उसे ग्रीट किया और दरवाजा खोल दिया। रेहान ने जैसे ही अंदर जाकर देखा तो उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। ये देखकर एक बार के लिए तो रेहान थोड़ा परेशान हो गया, पर तभी उसे दूसरे मेकअप रूम से लड़कियों की हंसने की आवाज आए और ये सुनकर रेहान थोड़ा रिलैक्स हुआ। रेहान उन लोगों से कुछ बात कर पाता उससे पहले ही अचानक उसकी नाक से खून बहने लगा। हल्का खून आने की वजह से रेहान भी एक बार के लिए डर गया और वो कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही वहां खड़े मेल कॉस्मेटिक आर्टिस्ट ने डरते हुए रेहान से कहा, सर आपको खून आ रहा है, आप ठीक तो है ना? इतना कहकर जैसे ही वो आर्टिस्ट रेहान के पास जाने लगे तो रेहान 2 कदम पीछे हट गया और पास में रखे हुए टिश्यू पेपर को उठाकर अपनी नाक साफ करने लगा। असल में ये सभी मेकअप आर्टिस्ट काफी अजीब दिखते थे। सभी की हेयर स्टाइल, चेहरा और कपड़े बिल्कुल किसी गे इंसान की तरह थे और ये देखकर लग रहा था जैसे ये सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वैसे तो रेहान को प्रोफेशनली ऐसे लोगों से कोई दिक्कत नहीं थी, पर फिर भी पर्सनली उसे इस तरह के लोग पसंद नहीं थे। वो हमेशा खूबसूरत लड़कियों के बीच रहा था और उसकी पर्सनालिटी भी बहुत चार्मिंग थी। ऐसे में अपने सामने किसी ऐसे लड़के को देखना जो लड़कों की तरफ ही अट्रैक्ट होता हो, ये रेहान को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो तुरंत पीछे हट गया। वही दूसरी तरफ जब उन आर्टिस्ट ने देखा कि रेहान उन्हें कुछ खास पसंद नहीं कर रहा है तो वो भी एक तरफ कोने में खड़े हो गए। रेहान अपने मन में सोचने लगा कि आखिर मेकअप और टिक्की फील्ड में मर्दों का क्या काम है। इस फील्ड में औरतें ज्यादा सूटेबल हैं और रेहान को हमेशा से ही इस फील्ड में औरतों की ज्यादा आदत थी। वैसे तो वो कभी भी मेकअप या कॉस्मेटिक की दुनिया में नहीं जाता था, पर फिर भी उसे मर्दों से ज्यादा औरतें ही इस फील्ड में अच्छी लगती थी। एक बार के लिए तो रेहान का मन कर रहा था कि वो इन सभी मेल कॉस्मेटिक आर्टिस्ट को यहाँ से हटा दे और अपनी कंपनी में सिर्फ फीमेल आर्टिस्ट को रखे। पर जल्दी ही रेहान को एहसास हुआ कि कंपनी के सारे मामले शासा देखती है और उसने कुछ सोच समझ कर ही इन लोगों को रखा होगा। वो अचानक से बिना किसी कारण के इन आर्टिस्ट को नहीं हटा सकता है और फिर सबका अपना प्रोफेशन होता है। रेहान कैसे किसी पर उंगली उठा सकता है, वो भी तब जब पर सनली कोई उसे पसंद नहीं आ रहा है। रेहान अपनी सोच में खोया हुआ था, तभी उसे वैनिटी के बाहर से कुछ अजीब आवाज सुनाई दी। ये सुनकर रेहान थोड़ा हैरान हुआ और तुरंत बाहर की तरफ गया। बाहर उसे कुछ अजीब से लोग दिखाई दिए, जिसमें से एक आदमी तो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर खड़ा था और उसके चारों तरफ खूबसूरत लड़कियां थी। रेहान इन लोगों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसने अपने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या चल रहा है? रेहान का सवाल सुनकर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड ने रेहान को बताया, सर पता नहीं ये कौन है, यहाँ आकर कह रहा है कि वो हमारी वैनिटी वैन को इस्तेमाल में लेना चाहता है। जैसे ही रेहान ने ये बात सुनी तो एकदम चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे भला। कोई उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को इस्तेमाल में लेने के लिए कैसे कह सकता था? रेहान ने ध्यान से सामने खड़े आदमी को देखा। ये आदमी दिखने में बिल्कुल उसके मेकअप आर्टिस्ट जैसा ही था और उसकी आईब्रोज बिल्कुल लड़कियों की तरह बनी हुई थी। यहाँ तक कि चेहरे पर इसने हल्की लिपस्टिक लगाई हुई थी और इसके बाल भी लंबे थे। इसके कपड़े भी बिल्कुल बेधे थे और कुछ मिनट तक तो ये पता कर पाना मुश्किल था कि सामने खड़ा इंसान आदमी है या औरत। शुक्र था कि इस आदमी की गर्दन मर्दों जैसी थी, वरना रेहान डिफाइनेशन इसे औरत ही समझता। रेहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी चाहता क्या है और दिन धड़े ये उसकी वैनिटी वैन को चुराने की कोशिश क्यों कर रहा था। असल में चुराने की नहीं बल्कि की लूटने की कोशिश कर रहा था और इसमें इतनी हिम्मत अब कहां से रही थी। रेहान अपनी सोच में खोया हुआ था। तभी उस आदमी के साथ आए एक औरत ने बहुत ही घमंड के साथ कहा, क्या तुम लोगों को अभी भी
सिचुएशन समझ नहीं गई है। हम सभी लड़कियों और अजय को मेकअप करना है। हम लोग अभी तुम्हारी गाड़ी को अपने कब्जे में ले रहे हैं। अब जल्दी से साइड में हटो और हमें रास्ता दो। इस औरत की बात सुनकर रिहान का सिर चकराने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोग बिना वजह उससे भिड़ने के लिए क्यों आ जाते हैं। क्या लोगों को मजा आता है उसके साथ लड़ने में, या रिहान इन लोगों को ड्रैकुला लगता है जो हर वक्त ही अपने से उठाकर लड़ने चले आते हैं। इन लोगों की बातें सुनकर किसी ने भी इनको रास्ता नहीं दिया, बल्कि टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स तो इन लोगों को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी बेवकूफ को देख रहे हो। और वही दूसरी तरफ रिहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसा रिएक्शन दे। उसे भी ऐसा लग रहा था कई दिनों बाद किसी बड़े बेवकूफ से मिला है। इन लोगों को हत्ता हुआ ना देखकर एक और लड़की ने बहुत ही तेज तैयार आवाज में कहा, क्या तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है? हम सब लोग कुन-कुन ग्रुप से हैं और हम सब लोग बड़े स्टार हैं। हमें स्कूल ने यहाँ इनवाइट किया है। अगर तुम लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। इन लोगों की बातें सुनकर रिहान को इतना तो समझ आ गया था कि ये लोग स्कूल के सीनियर स्टूडेंट के द्वारा बुलाए हुए सेलिब्रिटी हैं। और रही बात इस कनकन ग्रुप और इसके सिंगल स्टार अजय की, तो इस आदमी को सेलिब्रिटी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसने अभी अभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन की थी और इसकी पॉपुलर भी बहुत ज्यादा नहीं थी। ये लड़का अजय माउंटेन सिटी यानी कि ऋषिकेश में काफी फेमस था और सिंगिंग करना और डांस करना इसका पैशन था। इसी जुनून में इसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली और अपने आप को एक बड़ा स्टार समझने लगा। अभी तक ये कोई सुपरस्टार बना भी नहीं था और अभी से इसके तेवर संभाले नहीं जा रहे थे। और इसी वजह से स्कूल में आने के बाद जब उसने ड्रेसिंग रूम देखा तो वह स्कूल का ड्रेसिंग रूम बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लग रहा था कि ये बहुत अजय काफी ज्यादा हैरान हो गया था। इन लोगों की ड्रेसअप सेंस, हेयर स्टाइल और चाल ढल काफी ज्यादा हाई क्लास थी और नॉर्मल मेकअप आर्टिस्ट इनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते थे। अजय के साथ जो मेकअप आर्टिस्ट आए थे उनके पास फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए वो लोग साइड में खड़े होकर सिगरेट फूंक रहे थे। सच बात तो ये थी कि अजय एक बार के लिए काफी ज्यादा हैरान हो गया था। जब उसने इस वैनिटी वन को स्कूल की लैंड पर देखा तो उसके लिए विश्वास कर पाना मुश्किल था कि वो किसी स्कूल में खड़ा है या फिर किसी फिल्म की शूटिंग की साइड पर। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक स्कूल अपनी जिंदगी में वैनिटी वैन को भी अरेंज कर सकती है, वो भी इतनी ज्यादा लग्जरी और मॉडिफाई। दूर से देखने पर यह डबल डेकर वैनिटी वैन काफी ज्यादा आलीशान लग रही थी और अंदर से तो इसका कहना ही क्या था। इस वैनिटी वैन में आराम से खाना बनाया जा सकता था। आलीशान 2 से 3 कमरे थे जहां पर लोग रह सकते थे और साथ ही साथ अच्छा बाथरूम और एक छोटा सा बार भी था। और इन सब के अलावा भी इस वैनिटी वैन में एक से बढ़कर एक लग्जरी कॉस्मेटिक रखा हुआ था और साथ ही साथ एक से बढ़कर एक ब्रांडेड ड्रेस थी। इन सब के अलावा भी खाने पीने का खूब सारा सामान था। ऐसा लग रहा था जैसे चलते फिरते किसी 5 स्टार होटल में आ गए हो। अजय को लग रहा था कि ये सब कुछ स्कूल ने अरेंज किया है और इसीलिए वो इतना ज्यादा एक्साइटेड था और हुक्म चलाकर बात कर रहा था। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि ये वैनिटी वैन उसके लिए है भी या नहीं। उसे तो लग रहा था कि जो भी यहाँ पहले आएगा उसे ही ये वैनिटी वैन मिलेगी। अजय और उसके साथ आई हुई लड़कियों ने स्कूल वालों की एक्सप्लेनेशन को सुनना जरूरी नहीं समझा। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे अगर वो तुरंत इस वैनिटी वैन में नहीं गया तो कोई और उसकी जगह अंदर चला जाएगा और उसे उस पुराने कमरे में जाकर तैयार होना पड़ेगा। अभी तक अजय ने खुद कुछ भी नहीं कहा था। सारी बातें उसकी असिस्टेंट और उसके साथ आई हुई लड़कियां कर रही थी। तभी एक लड़की ने अपने बाकी असिस्टेंट से कहा, जल्दी करो और मेकअप का सारा सामान अंदर रखो, ये सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है, कुछ भी टूटना नहीं चाहिए। जैसे ही रिहान ने इन लोगों की बातें सुनी तो हैरान होते हुए उनके सामने आया और बोला, क्या सामान अंदर रखो? क्या तुम जानते भी हो ये वैनिटी वन किसकी है? भगवान ने आंखें दी है तो इनका इस्तेमाल करो। इन लोगों की मनमानी देखकर रिहान को काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ रिहान की बातें सुनकर वहां खड़ी एक फीमेल सबॉर्डिनेट ने चिल्लाकर इस तरह से रिहान से कहा जैसे किसी ने उसके साथ कुछ कर दिया हो। उस लड़की ने अपनी बालों को गुस्से से स्ट्रेट करते हुए कहा, तुम्हें किसने हाथ दिया हमसे ये सवाल पूछने का? इस वैनिटी वैन को हमने पहले देखा है और हम ही अंदर जाएंगे। अजय को देर हो रही है, उसे अंदर जाकर तैयार होने दो, उसे मेकअप भी करना है। जैसे ही रिहान ने इस लड़की की आवाज सुनी और इसकी बदतमीजी देखी तो वो खुद को रोक नहीं पाया और जोर जोर से हंसने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोग दुनिया में इतने ज्यादा सरफिरे कैसे हो सकते हैं
और उन लोगों की अक्ल घास चरने चली जाती है क्या? रिहान ने एक नजर अजय की तरफ डाली और उसके बाद जोर जोर से हंसते हुए कहा, इसे अभी और भी मेकअप करना है। जितना मुझे दिख रहा है इसने पहले से ही बहुत मेकअप किया हुआ है। इसके चेहरे पर आधे इंच की मेकअप की परत लगी हुई है और अभी भी इसे और मेकअप करना है। इतना कहकर रिहान जोर जोर से हंसने लगा। रिहान यहीं पर नहीं रुका। इतना करने के बाद उसने कुछ इस तरह की बातें कह दी जो इंसान को रिप्रेजेंट करती हो। रिहान ने उसके फिगर और चाल ढाल को लेकर भी मजाक बनाया, जिसे सुनकर अजय और ज्यादा गुस्से में आ गया। अजय ने रिहान पर जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक बनाने की? क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं कितना बड़ा सुपरस्टार हूं? इतनी तेज चिल्लाने की वजह से अजय के चेहरे पर जो मेकअप लगा हुआ था वो अचानक से ही खराब हो गया और ये देखकर रिहान वापस तेज तेज हंसते हुए बोला, मैंने कहा था ना, तुमने ऑलरेडी इतना मेकअप किया हुआ है, तुम्हें और मेकअप की क्या जरूरत है? इतना कहकर रिहान जोर जोर से हंसने लगा। रिहान के पीछे खड़े टाइगर सिक्योरिटी गार्ड भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाए और वो लोग भी अजय का मजाक उड़ाने लगे। रिहान के साथ साथ उसके बॉडीगार्ड भी अजय का मजाक उड़ाने लगे और ये बात अब अजय से और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अजय ने गुस्से में उन लोगों से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? तुम जानते भी हो मेरे 10 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लोग मेरी एक झलक पाने के लिए मरते हैं। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है जो तुम बिना वजह मुझसे उलझ रहे हो? मेरे एक इशारे पर इस स्कूल का प्रिंसिपल तुम्हें यहां से निकल सकता है। इतना कहकर अजय जोर जोर से गुस्से में सांस लेने लगा। हालांकि उसका गुस्सा रिहान और उसके बॉडीगार्ड पर कोई असर नहीं कर रहा था। उनका एटीट्यूड अभी भी वैसा ही था। रिहान को यह समझ नहीं आ रहा था कि आज वो किस बेवकूफ से मिल रहा है। भला इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बाद और इतनी अच्छी वैनिटी वैन देखने के बाद भी इस बेवकूफ को समझ क्यों नहीं आ रहा कि वो जिससे उलझ रहा है वो कोई आमद नहीं है। रिहान ने खुद को रिलैक्स करते हुए एक बार फिर से अजय से कहा, देखो ये प्राइवेट का है, स्कूल की नहीं है। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। तुम वहां रिहान कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था, पर उसके सामने खड़ा ये बेवकूफ आदमी कुछ समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। रिहान और अजय की तू मैं सुनकर अभी तक स्कूल के कुछ बच्चे भी वहां इकट्ठा हो गए थे, जिनमें ज्यादातर लड़कियां थी। जैसे ही इन लड़कियों की नजर अजय पर गई तो सभी क्रेजी फैंस की तरह एक्साइटेड हो गई और एक के बाद एक अपनी अपनी बात कहने लगी। देखो वो कुनकुन ग्रुप का लीडर है ना अजय? हाँ ये तो वही है। ओ माय गॉड, मैं कोई सब मन ही मन इस आदमी पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये टपोरी जैसा दिखने वाला आदमी इन लड़कियों को हैंडसम कैसे लग रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इन सभी क्रेजी फैंस को देखकर भी अजय ने अपना गुस्सा कम नहीं किया, बल्कि इन लड़कियों को भी एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखने लगा। यहाँ तक कि इन लोगों की बातें सुनकर उसने झूठी मुस्कान तक नहीं दी। रेहान खुद एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चलाता था, इसीलिए जानता था कि सेलिब्रिटीज के लिए अपनी पोजीशन को मेंटेन करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। खास करके पब्लिक फिगर होने की वजह से उन्हें अपने पर्सनल इश्यूज को एक तरफ रखना होता है और अपने फैंस के लिए हमेशा मुस्कुराते रहना पड़ता है। जबकि अजय बिल्कुल उल्टा कर रहा था। ना ही तो वो इन लड़कियों को देखकर मुस्कुरा रहा था और ना ही इन्हें अप्रिशिएट कर रहा था, बल्कि वो तो गुस्से से इन्हें देख रहा था। हालांकि रिहान की हैरानी तब और ज्यादा बढ़ गई जब इन सभी क्रेजी फैंस ने अजय के इस एटीट्यूड को भी सीरियसली नहीं लिया, बल्कि खुद को इस तरह अग्नो होता हुआ देखने के बाद भी ये लड़कियां अभी भी यही सब बातें कह रही थी। हाय, गुस्से में कितना ज्यादा अच्छा लगता है ना, मुझे इसका यही एटीट्यूड पसंद है, तभी तो मैं इसके लिए इतना ज्यादा पागल हूँ। ये किसी बड़ी कंपनी का डोमिनेटिंग सेओ लगता है, इसका एटीट्यूड ना। ओ माय गॉड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा हमारे स्कूल ने रिद्धिमा को यहाँ इनवाइट किया है। मैं मान ही नहीं सकता अगर रिद्धिमा यहाँ आए हैं तो ड्रीम एंजल ग्रुप की बाकी लड़कियां भी यहाँ आई होंगी। जरूर इस महंगी वैनिटी वैन में रिद्धिमा और ड्रीम एंजल के अलावा और भी लड़कियां होंगी। आज मैं सबसे ऑटोग्राफ लूंगी। लगता है आज भगवान ने मुझे छप्पर फाड़ के अपनी सेलिब्रिटी से मिलने का मौका दिया है। मैं इसे बिल्कुल नहीं गवा सकता। आज तक मैं हमेशा स्कूल को कोसता रहा क्योंकि यहाँ के टीचर मुझे पढ़ने के लिए मजबूर करते थे, पर आज मैं पहली बार खुश हूँ कि मैंने माउंटेन सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल को चुना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जाते जाते ये स्कूल मुझे इतना बड़ा तोहफा देने वाला है। अभी तक जहाँ स्कूल की ज्यादातर लड़कियां अजय को देखकर क्रेजी हो चुकी थी, तो वही दूसरी तरफ सभी लड़के रिद्धिमा को देखकर पागल हो गए थे। उनका पागलपन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और वो सब लोग भागते हुए रिद्धिमा की तरफ आने लगे। जैसे ही रिहान ने ये देखा तो उसने शॉक होते हुए रिद्धिमा से कहा, जल्दी करो और अंदर जाओ,
तुम्हें नहीं लगता कि तुम बिना वजह मेरे लिए मुसीबत बढ़ा रही हो? रिद्धिमा को सभी लड़के चारों तरफ से घेरने वाले थे और टाइगर सिक्योरिटी गार्ड भी। यहाँ बहुत ज्यादा नहीं थे। रिहान ने लिमिटेड लोगों को ही यहाँ बुलाया था। अगर सिचुएशन बड़ी होती है तो टाइगर सिक्योरिटी गार्ड इसे संभाल नहीं पाएंगे। ये देखकर रेहान का सिर चकराने लगा था। उसने जल्दी से रिद्धिमा का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती वैनिटी के अंदर लेकर आ गया और कसकर दरवाजा बंद कर दिया। और जाने से पहले उसने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि तुरंत वो लोग सिचुएशन को संभाले। असल में टाइगर सिक्योरिटी गार्ड 7-10 लोगों को संभाल सकते थे, पर दिक्कत ये थी कि ये सभी लोग स्टूडेंट्स थे और स्कूल स्टूडेंट्स पर किसी भी तरह की मारपीट करना इन लोगों को शोभा नहीं देता। ना तो रिहान स्टूडेंट पर हमला करवा सकता था और ना ही रिद्धिमा और बाकी फीमेल आर्टिस्ट को चोट पहुंचाने दे सकता था। इसलिए उसने तुरंत वैनिटी वैन की ड्राइविंग सीट पर बैठे बॉडीगार्ड से कहा कि वो मौका देखकर गाड़ी को पार्किंग लॉट से बाहर निकाले और बाकी सभी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड धीरे धीरे इन लोगों को संभालने लगे। सभी स्टूडेंट विद दिमाग तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, पर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने कसकर एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे और किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अचानक से भगदड़ हो चुकी थी। अजय भी रिद्धिमा को देखने के बाद सब कुछ भूल गया था और उसे हर हाल में रिद्धिमा के साथ फोटो खिंचवानी थी और बात करनी थी। अजय ने लगभग तेज आवाज में चिल्लाते हुए वहां सभी लोगों से कहा, मैं एक सुपरस्टार हूं, मुझे रिद्धिमा से पहले मिलना है। सब लोग साइड में हटो। अजय ने ये बात कही तो भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और रिद्धिमा तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। अचानक से हुई इस भीड़ की वजह से किसी बच्चे ने गलती से अजय को धक्का दे दिया और अजय नीचे जमीन पर गिर गया। उसके पूरे चेहरे पर मिट्टी लग चुकी थी और आते जाते सभी लोगों के जूते उसके मुंह और पेट पर छप रहे थे। अजय बार बार चिल्ला रहा था कि कोई उसे उठाए, पर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। पास में खड़ी फीमेल फैंस अभी भी जोर जोर से चिल्ला रही थी और अजय को बचाने की कोशिश कर रही थी, पर इन छुई मुई लड़कियों से कुछ नहीं हो रहा था। वो बस भीड़ के बहाव के साथ इधर उधर बह रही थी। अजय एक बार रिद्धिमा से मिलना चाहता था, भले ही उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आए हुए काफी टाइम हो गया था, पर आज तक वो अपनी वो जगह नहीं बना पाया था जो रिद्धिमा की इस इंडस्ट्री में थी। वो भले ही लोगों को कहता फिरता था कि वो एक सुपरस्टार है, पर असल में उसे एक्टर कहना भी गलत था और ये बात अजय खुद भी जानता था। आज बहुत मुश्किल से और अनजाने में उसे रिद्धिमा जैसे सुपरस्टार से मिलने का मौका मिला था, पर इतनी जल्दबाजी में ये मौका भी उसके हाथ से निकल गया। जहां एक तरफ स्कूल के लड़के रिद्धिमा और बाकी एक्ट्रेस से मिलना चाहते थे, तो वहीं दूसरी तरफ रिहान ने तुरंत वैनिटी वैन को उस जगह से हटवा दिया था, जिससे स्कूल के बच्चे ज्यादा दूर तक उनका पीछा नहीं कर पाए और सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। सारे फैंस काफी ज्यादा डिस्पे और वहीं दूसरी तरफ अब जाकर उनका ध्यान अजय की तरफ गया था। उसे तुरंत जमीन पर से उठाया गया और उठते ही अजय ने डरते हुए कहा, आज तो मेरी जान ही चली जाती, ये क्या पागलपन था। इतना कहकर अजय खुद को संभालने लगा और अपने चेहरे पर लगी हुई दस्त साफ करने लगा वैनिटी वैन को। स्कूल के मेन रोड पर लाने के बाद रिहान तुरंत वह टी वैन से बाहर आकर तानिया को ढूंढने लगा। हालांकि तभी अचानक से अजय ने उसे रोक लिया और बहुत ही घमंड के साथ बोला, तुम यही रुक जाओ, तुम्हें यहाँ से जाने के लिए किसने कहा? अजय की बात सुनकर रिहान काफी ज्यादा कंफ्यूजन में इधर उधर देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने हैरान होते हुए पूछा, क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? रेहान का ये सवाल सुनकर अजय की असिस्टेंट ने बहुत ही प्राउड से कहा, अजय तुमसे बात करना चाहते हैं, यही बहुत बड़ी बात है, तुम बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो। लोग अजय की एक झलक पाने को तरसते हैं, वही अजय तुमसे खुद बात कर रहा है, खुद को खुशकिस्मत समझो। रेहान अब इन बेवकूफ से थक चुका था। उसने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? नहीं, एक्चुअली पागलों का एक ग्रुप लेकर चल रहे हो। इडियट। जैसे ही अजय की असिस्टेंट ने रिहान की ये बात सुनी तो उसने गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को डांटने की? तुम्हें क्या लगता है कहीं के राजा महाराजा हो? रिहान कुछ बोल पता उससे पहले ही अजय ने अपनी असिस्टेंट को आगे कुछ भी बोलने से रोक दिया और रिहान की तरफ देखते हुए कहा, तुम जरूर विदिमा के स्टाफ मेंबर हो, क्योंकि तुम कुछ देर पहले उसके साथ खड़े थे, तुम्हारे पास उसका कांटेक्ट नंबर जरूर होगा, जल्दी से मुझे उसका कांटेक्ट नंबर दो। जैसे ही रिहान ने अजय की बात सुनी तो उसने अजय की खिल्ली उड़ाते हुए हंसते हुए कहा, क्या कहा? रिद्धिमा का कांटेक्ट नंबर दूं? क्यों, कौन हो तुम्हें क्या लगता है रिद्धिमा
तुमसे बात करना चाहेगी। रेहान की बात सुनकर अजय के साथ आई फीमेल असिस्टेंट रेहान को कुछ कहना चाहती थी, पर इस बार भी अजय ने उन्हें रोक लिया। अजय ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए रेहान से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें पैसे चाहिए है, एक बार रिद्धिमा का नंबर मुझे दो, उसके बाद तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। जैसे ही रेहान ने अजय की बात सुनी तो थोड़ा हैरान होते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं? क्या तुम बहुत अमीर हो? रेहान के सवाल पर अजय ने इतराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मेरी कॉन्ट्रैक्ट फीस कितनी होगी? एक फिल्म में रोल करने के लिए मुझे करोड़ रुपए मिलते हैं। इतने पैसे तुमने अपनी जिंदगी में देखे भी नहीं होंगे। अजय की बात सुनकर रेहान ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, एक काम करो, पहले करोड़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। जैसे ही मुझे रिसीव का ऑप्शन आएगा मैं तुरंत तुम्हें रिद्धिमा का नंबर दे दूंगा। जैसे ही अजय ने रेहान की बात सुनी तो उसके आधे शब्द उसके मुंह में ही रह गए और उसने बौखला हुए कहा, तुम मुझे अजय को लगा था कि रेहान उससे बड़ी अमाउंट मांगेगा, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि रेहान अचानक से अपना इतना बड़ा मुंह खोल देगा और सीधे करोड़ रुपए मांग लेगा। एक झटके में करोड़ रुपए देना कोई मजाक था क्या? असल में रिद्धिमा का नंबर लेने के लिए अजय करोड़ रुपए देने को भी तैयार था, पर दिक्कत ये थी कि उसके पास इतने पैसे थे ही नहीं। वह तो बस रेहान को बहलाने की कोशिश कर रहा था। भले ही अजय काफी टाइम पहले इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ गया था, पर अभी अभी उसने एक एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और अपनी परफॉर्मेंसेस और बाकी एक्टिंग से उसे जो भी पैसा मिलता था वो बड़े पोर्शन में सब लोगों में बच जाता था। और अभी तक अजय उतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ था कि उसे करोड़ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के तौर पर मिलने लगे। इसीलिए रेहान के एक साथ इतने पैसे मांगने पर अजय ब्लैंक माइंड हो गया था। रेहान भी ये बात समझ गया था, इसलिए उसने हेल्पलेस फील करते हुए अजय से कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो बिना वजह ये बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। अगर इसी तरह हवा में उड़ते रहें तो किसी दिन ये हवा का झोंका तुम्हें आसमान से उठाकर जमीन पर गिरा देगा। रेहान की कही ये बातें अजय को इस वक्त गुस्सा भी दिला रही थी और उसे अपनी हरकत पर शर्म भी महसूस हो रही थी। अजय के साथ आई हुई लड़कियां भी इस वक्त अपनी हरकत पर थोड़ी शर्म महसूस कर रही थी। इनमें से कुछ लोग अभी भी रेहान से लड़ना चाहते थे। हालांकि रेहान का स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब सुनकर और उसका एटीट्यूड देखकर इन लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी। रेहान की आंखों में इस वक्त एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से अजय खुद को रेहान के सामने अचानक से ही काफी छोटा महसूस करने लगा। उसे रेहान के सामने खड़े रहने में भी शर्म आ रही थी। इस वक्त रेहान और अजय दोनों ही एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे। दोनों का टेम्परामेंट एक दूसरे को टक्कर दे रहा था, पर सच तो ये था कि रेहान के इस एटीट्यूड और टेम्परमेंट के सामने अजय दिल ही दिल में घबराहट महसूस करने लगा था। उसका दिल कमजोर पड़ रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि रेहान के सामने वो कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रेहान इसे अपनी जीत समझ रहा था और उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर तक इसी तरह एक दूसरे को घूरने के बाद जल्दी ही एम्बरेसमेंट से अजय ने अपनी आंखें नीचे झुका ली और रेहान ने एक सार्कास्टिक स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखा और फिर आगे बढ़ गया। अगर बात माउंटेन सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टेडियम की जाए तो ये स्कूल रोमन कोलोसियम की तरह ही दिखाई देता था और ये हाई स्कूल एक स्टैंडर्ड कॉलेजियन मॉडल में बनी हुई थी। ऑडियंस कॉलेजियन के चारों तरफ आराम से खड़ी हो सकती थी और स्टेडियम का सेंटर थोड़ा नीचे था, जहां पर लोग आराम से परफॉर्मेंस दे सकते थे। बेसिकली तो ये कोई फुटबॉल फील्ड या कोई रनवे की तरह दिखाई देता था, पर ज्यादातर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का स्टेडियम आजकल इसी तरह बनने लगा था। लोग पैसे बचाने के लिए और स्कूल को एक नए तरीके से डिजाइन देने के लिए इस तरह का स्टेडियम बनाते थे, ताकि आगे चलकर इसे प्ले फील्ड की तरह काम में लिया जा सके। स्कूल में जो स्टेडियम बना हुआ था वहां पर आराम से 30 लोग बैठ सकते थे। रेहान जैसे ही स्टेडियम में एंटर हुआ था, उसने चारों तरफ से लोगों से भरे हुए स्टेडियम को देखा, जिसमें एक अलग ही जोश दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ वहां पर एक बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ था, जिस पर लिखा था कि क्या हमारे स्कूल के बच्चे कॉलेज एंट्रांसेस करने और उन्हें कॉन्फिडेंस देने के लिए लगाए थे। स्कूल से पास आउट बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर फ्लावर बकेट भेजी थी, जिससे ये जगह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। स्टेडियम का पूरा स्टेज बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था और यहाँ पर वेस्टर्न और इंडियन दोनों डेकोरेशन का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा था। रेहान अपने इनविटेशन कार्ड पर लिखे हुए सीट नंबर को फॉलो करते हुए उस एरिया की तरफ चला गया। वैसे तो रेहान पार्किंग एरिया की तरफ से आया था, इसलिए उसे घूम कर जाना चाहिए था, पर अभी तक स्टेडियम में स्कूल के बच्चे आकर बैठना शुरू नहीं हुए थे।
जिसकी वजह से रिहान आराम से धीरे धीरे चलकर अपनी जगह तक चला गया और वहां जाकर बैठ गया। रेहान ने देखा कि कुछ बच्चे आने शुरू हो गए हैं। पेरेंट्स के साथ आने लगे। इस वक्त जिन बच्चों को फेवल दिया जा रहा था, ये सभी बच्चे ज्यादातर अपने माँ बाप के साथ आ रहे थे। ये देखकर तानिया के साथ आ रही गोलू ने तानिया से पूछा, तानिया तुम्हारे भैया कहाँ हैं? वो अभी तक यहाँ आए क्यों नहीं? तानिया आज भी अकेली आ रही थी। ये देखकर गोलू को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने ये सवाल पूछा था। इसीलिए गोलू ने ये सवाल किया था। वही दूसरी तरफ गोलू के पेरेंट्स ने स्कूल के एंट्रांसेस तानिया के माँ बाप के साथ जो कुछ भी हुआ था वो देख लिया था और कहीं ना कहीं वो लोग तानिया के भाई रिहान से काफी ज्यादा इंप्रेस दिख रहे थे। इसीलिए उन्होंने तुरंत कहा, हमने देखा था गोलू तानिया के बड़े भाई को जब हम लोग स्कूल एंट्रांसेस कार दिखा रहे थे। वैसे तो गोलू के पिता तानिया को ये बताना चाहते थे कि उन्होंने अभी अभी एंट्रांस गेट पर तानिया की माँ और उसके सौतेले पिता को देखा था, पर अचानक ही गोलू की माँ ने इशारे से ये बात कहने से मना कर दिया। तानिया को भी अभी तक इस बारे में कुछ पता नहीं चला था, इसीलिए गोलू के माँ और पापा ने इस बात को उसे बताना सही नहीं समझा। दूसरी तरफ तानिया ने इन लोगों की बातें सुनकर इनसे कहा, मुझे पता है कि रिहान भैया यहाँ आ चुके हैं, पर कुछ देर पहले जब वो मुझसे मिले थे तो उन्होंने कहा कि वो अभी स्कूल देखना चाहते हैं और मैं भी अपने काम में बिजी थी, इसीलिए हम लोग बाद में मिलेंगे। तानिया की बात सुनकर गोलू ने उससे कहा, वो तो ठीक है, पर मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार भैया को कॉल कर लेना चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बाद में जाकर तुम्हारे भाई को सीट नहीं मिलेगी। गो की बात सुनकर तानिया ने हंसते हुए कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, भैया के पास इनविटेशन कार्ड है और उस कार्ड पर सीट नंबर लिखा हुआ है। इतना कहकर अपना इनविटेशन कार्ड दिखाकर तानिया स्टेडियम के अंदर आ गई। इस वक्त बहुत सारे बच्चे जो तानिया की क्लास के थे वो लोग आपस में बात कर रहे थे। तुम्हें पता है इस बार अजय भी यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए आया है, क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हें इस बारे में कैसे पता? स्टेडियम के पीछे जो खाली जगह है वहां पर थोड़ी देर पहले अजय बहुत सारे लोगों से मिला था। वाओ, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसमें एक्साइटेड होने वाली क्या बात है? अजय और उसकी टीम को यहाँ पर विद्या के पेरेंट्स ने इनवाइट किया है और पूरे फंक्शन में अजय उसी को इनकरेज करेगा और सबसे ज्यादा उस पर ही ध्यान देगा। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही दूसरी लड़की ने ये बात सुनी तो उसने सवाल करते हुए पूछा, विद्या, क्या तुम विद्या ठाकुर की बात कर रही हो जिसके परिवार के पास बहुत सारे पैसे है? मैंने तो सुना है कि उसकी फैमिली एक डेवलपर है। हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। उसका परिवार शुरू से बहुत अमीर है। वो तो उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इसीलिए वो हमेशा अपने परिवार के पैसों के दम पर जो मन में आए वो करती रहती है। वरना तू जानती है ना, अभी तक उसकी फैमिली उसे किसी बड़े स्कूल में भेज देती, पर अपने कैरेक्टर की वजह से वो हमेशा वहां से निकाली जाती है। हाँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है? होगा पैसा उसके परिवार के पास, पर देखा नहीं तूने कैसी मोटी भैंस की तरह लगती है वो, और हमारे अजय से तो कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंस है। उसे तो डर भी नहीं लगता। हमारे इतने हैंडसम अजय को डराने से एक मिनट, ये हमारा अजय क्या लगा के रखा है? अजय सिर्फ मेरा है, वो मुझ जैसी ब्यूटी से ही प्यार कर सकता है। इसका मतलब तू मुझसे मेरा होने वाला पति छीनना चाहती है। अगर तूने ऐसा किया ना तो मैं तेरे बाल नोच लूंगी, ध्यान रखना। इतना कहकर ये दोनों दोस्त आपस में जोर जोर से हंसने लगी और खेलने लगी और उनके पेरेंट्स जो बगल में ही बैठे थे उन्होंने जैसे ही इन लड़कियों की बकवास बातें सुनी तो उन्हें गुस्सा आ गया। आसपास बहुत सारे लोग थे, इसीलिए ये लोग चुप चाप थे, वरना कब का सबके सामने अपनी बेटियों को थप्पड़ मार चुके होते। इन दोनों लड़कियों के पेरेंट्स चाहते थे कि इस उम्र में ये लड़कियां बहके ना और पूरा दिन सेलिब्रिटीज की बातें ना करती रहे। उनके पेरेंट्स चाहते थे कि जल्दी इनका जो कॉलेज एंट्रांसेस पर ध्यान दे और बॉयफ्रेंड बनाने की जल्दबाजी ना करे। तानिया काफी देर से इन लोगों की बातें सुन रही थी। उसने नासमझी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, इसमें इतना इतराने वाली या जलन महसूस करने वाली क्या बात है? इतने ज्यादा पैसे खर्च करके किसी सेलिब्रिटीज को बुला और फिर उसके मुंह से दो चार शब्द का हलवाना पूरी तरह से पैसों की बर्बादी है। पता नहीं आजकल के लोग पैसों को इतना इजी क्यों लेते हैं। गोलू जो तानिया के साथ ही चल रही थी, उसने तानिया की बात सुनकर उसे कहा, तुम ना उन लड़कियों में से हो जो खुद तो अंगूर खा नहीं सकती और तुम्हें लगता है कि अंगूर खट्टे हैं। हम गरीब लोग हैं यार, हम लोगों के लिए सेलिब्रिटीज को स्कूल फंक्शन में देखना बहुत बड़ी बात है। तानिया ने जैसे ही गोलू की बात सुनी तो कुछ सोचते हुए अपनी गर्दन हिलाकर बोली, तो क्या सच में तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो?
तानिया की बात सुनकर गोलू हाँ में अपना सिर हिलाना चाहती थी, पर अचानक ही उसने मना करते हुए बार बार ना में अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। तानिया ने उसे ऐसी हरकत करता हुआ देखकर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए ला तुम्हें क्या हो गया है? तानिया ने जैसे ही ये सवाल पूछा तो गोलू ने अपने मन की सारी बात रखते हुए कहा, देखो हम अभी भी गरीब परिवार के बच्चे हैं, पर तुम अब गरीब नहीं रह गई हो। तुम रेहान मित्तल की बहन हो और एक बड़े खानदान की बेटी हो, और मुझे तो लगता है कि तुम इस विद्या ठाकुर से तो कई गुना ज्यादा अमीर हो। गोलू की बात सुनकर तानिया ने अपने कंधे उचका हुए कहा, तो इसमें क्या हो गया? इस बात पर गोलू ने समझाते हुए कहा, क्या हो गया से? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम में और विद्या में बहुत अंतर है। उसने एक नॉर्मल सेलेब रिटी को बुलाया है जिस पर वो इतना इतरा रही है, पर तुम्हारे भाई के पास तो बहुत पैसे हैं और तुम्हारे स्टेटस के हिसाब से तुम किसी इंटरनेशनल सुपरस्टार को बुला सकती हो। गोलू की बात सुनकर तानिया को हंसी आ गई और उसने मना करते हुए कहा, मैं कभी भी इन सुपरस्टार्स के पीछे नहीं भागती हूँ, और तुमने अभी जो कहा उस बारे में मैंने ज्यादा सोचा भी नहीं है। वैसे भी मुझे ये सब कुछ टाइम वेस्ट लगता है। तानिया की बात सुनकर गोलू ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा बोरिंग हो? अब तो तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे आ गए हैं, अब क्यों तुम हमेशा कंजूसी करती रहती हो? तुम्हें देखकर कोई नहीं कहेगा कि तुम किसी बड़े घर की बेटी हो। गोलू की बात सुनकर तानिया ने बस हल्की मुस्कान दे दी और आगे कुछ नहीं कहा। फिर भी एक सरकास्टिक आवाज अचानक से उन लोगों के कानों में पड़ी, तो तुमने सही कहा, कुछ लोग चाहे जितने अमीर हो जाए पर फिर भी हमेशा गरीबों की तरह ही रहेंगे, चाहे वो कितने ही ब्रांडेड कपड़े पहन ले और कितने ही ब्रांडेड जूते पहन ले रहेंगे। हमेशा लोग क्लास सोच वाले ही। अचानक ही तानिया ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने विद्या ठाकुर खड़ी थी और वही ये सारी बातें कह रही थी। लोग कहते थे कि विद्या किसी बड़े परिवार से आती है, हालांकि अभी जिस तरह के शब्द विद्या इस्तेमाल में ले रही थी वो डायरेक्ट तानिया को गुस्सा दिलाने के लिए काफी थे, पर फिर भी तानिया इस लड़की से उलझना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने तुरंत सिर आगे घुमा लिया और चुपचाप खड़ी रही। वही दूसरी तरफ विद्या की बात सुनकर गोलू थोड़ा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि एक लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड का मजाक उड़ा रही थी। पर उसकी बेस्ट फ्रेंड हमेशा की तरह आज भी शांत थी और कुछ नहीं कह रही थी। इसका ये मतलब नहीं था कि गोलू भी कुछ नहीं कहेगी। गोलू ने तुरंत पीछे मुड़कर उस लड़की से कहा, विद्या तुम कहना क्या चाहती हो? तुम हम लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो ना? गोलू की बात सुनकर विद्या ने बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहा, नहीं, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रही हूँ, बल्कि मैंने तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं। एक चावल का चलता फिरता बोरा लगती है तो दूसरी सूखी हुई रोटी बहुत अच्छी जोड़ी है तुम दोनों की। हाँ। विद्या की बात सुनकर गोलू को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से फरते हुए विद्या से कहा, मैं तुम्हारा ये बकवास एटीट्यूड और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम लोगों को नीचा दिखाती हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसे हैं, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम किस तरह की दिखती हो? कभी खुद को ऐने में देखा है? तुमने किसी मेंढक की तरह दिखती हो जिसकी आंखें बाहर निकली हुई है, और तुम इतनी ज्यादा बुरी दिखती हो जितना कोई बुरा नहीं दिख सकता है। हर वक्त अपने पैसों के घमंड से भरी रहती हो, इसीलिए कोई तुमसे बात नहीं करता। और इतना कहकर गोलू वमट करने की एक्टिंग करने लगी। कहीं ना कहीं ये बात विद्या के दिल में लग गई थी, क्योंकि ये बात सच थी कि विद्या काफी अमीर घराने से थी और बहुत लग्जरी लाइफ जीती थी। अपना मुंह खोलने से पहले ही उसे सब कुछ अपने हाथों में मिल जाता था, पर एक चीज थी जिसकी कमी उसके पास हमेशा से थी, और वह थी खूबसूरती। दिखने में वाकई विद्या कुछ खास सुंदर नहीं थी, इसीलिए उसका अमीर होने का भी कोई खास फायदा नहीं था, क्योंकि एडल्ट एज में ज्यादातर लड़के और लड़कियां खूबसूरत लोगों की तरफ ही आकर्षित होते थे, जबकि विद्या सच में किसी मेंढक की तरह दिखती थी जिसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। गोलू ने अभी अभी उसे बदसूरत और बद कहा था। ये बात वाकई सच थी। वो दिखने में काफी ज्यादा बदसूरत थी जितना कोई इंसान हो सकता था, और देखने में वो एवरेज से भी कम थी, और ये विद्या की सबसे बड़ी कमजोरी थी। जब से विद्या बड़ी हुई थी तब से उसने कई बार इंडिया के बेस्ट प्लास्टिक सर्जन के पास जाने की कोशिश की थी, पर विद्या के पेरेंट्स ने प्लास्टिक सर्जन के पास जाने से उसे रोक दिया था, क्योंकि इस उम्र में लड़कियों की स्किन काफी कच्ची होती है। ऐसे में प्लास्टिक सर्जरी की वजह से चेहरा खराब ही हो सकता था। इस वजह से विद्या हमेशा खींची खींची रहती थी, और आज तो गोलू ने सीधे उसकी इसी कमजोरी पर वार किया था, जिस वजह से विद्या अंदर तक हिल गई थी। और गोलू ने ये बात थोड़ी तेज कही थी, जिसकी वजह से विद्या के क्लासमेट ने भी ये बात सुन ली थी। भले ही किसी में भी खुलकर
विद्या के सामने हंसने की हिम्मत नहीं थी, पर फिर भी ज्यादातर सभी बच्चे अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रहे थे। ज्यादातर सभी बच्चों ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया हुआ था और हंसने की वजह से उनके कंधे बार बार उचक रहे थे। और ये बात विद्या साफ साफ देख सकती थी। अगले ही पल विद्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसका मन करने लगा कि वो अभी गोलू का मुंह तोड़ दे। हालांकि गोलू का भारी शरीर होने की वजह से वो विद्या जैसी दो लड़कियों को एक साथ काबू में कर सकती थी। और इस बात का एहसास होते ही विद्या ने तुरंत गोलू को मारने का आईगर छोड़ दिया। अचानक ही गोलू को देखकर विद्या के दिमाग में कुछ आया और उसने तेज तेज हंसना शुरू कर दिया और जोर से हंसते हुए बोली, मानना पड़ेगा तुम्हारी हिम्मत को खुद को देखने के बाद भी तुम में मुझ पर कमेंट करने की हिम्मत है। हाँ, तुम्हारे इस मोटे पेट को देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम अपने इस हाथी जैसे पेट को इस जिंदगी में कम कर पाओगी। इसके लिए तुम्हें 2-3 जिंदगियां और लगेंगी। जैसे ही गोलू ने विद्या की बात सुनी तो उसने तुरंत गुस्सा करते हुए कहा, तुम। हालांकि गोलू आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही विद्या ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, क्या तुम सच में बहुत ज्यादा मोटी हो और तुम इस बात को छुपा नहीं सकती हो। इस बार विद्या ने काफी ज्यादा रूड तरीके से ये बात कही थी। आसपास के स्टूडेंट्स ने जब ये बात सुनी तो वो लोग जोर जोर से इस बात पर हंसने लगे। असल में आसपास जितने भी बच्चे खड़े थे वो किसी की भी टीम में नहीं थे। उन्हें बस हंसने के लिए कंटेंट मिल रहा था जिस पर वो लोग खुलकर हंस रहे थे। उनके मन में किसी के लिए भी कोई डाउट नहीं था और ना ही वो किसी को कुछ खास पसंद करते थे। ये सब लोग यहाँ तमाशा देखने के लिए टा हुए थे और जो भी इन्हें ज्यादा अच्छे से हंसा रहा था उसकी बात पर ये लोग हंस रहे थे। आसपास खड़बड़े सभी बच्चे विद्या की बात सुनकर गोलू पर जोर जोर से हंस रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अपना मजाक बनता हुआ देखकर गोलू के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, पर वो हर हाल में विद्या को सबक सिखाना चाहती थी। हालांकि वो कुछ कर पाती उससे पहले ही तानिया ने उसे रोक लिया और कहा, बिना वजह मुसीबत खड़ी मत करो। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तुम क्या करने की सोच रही हो। गोलू तानिया के इस सवाल पर गोलू ने थोड़ा दुखी होते हुए कहा, तानिया, मैं तुम्हारी ही मदद कर रही हूँ। गोलू की बात सुनकर तानिया आगे कुछ कहती उससे पहले ही विद्या ने दोनों का मजाक बनाते हुए कहा, गोलू, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा नाम तुम्हारे घर वालों ने बिल्कुल सही रखा है। जैसी दिखती हो वैसा ही नाम है। और तुम तानिया, अगर तुम्हारे पास अचानक से पैसा आ गया है और एक अमीर भाई आ गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हवा में उड़ने लगोगी। आजकल हर घर में पैसे होते हैं, इसीलिए मेरे सामने ज्यादा बड़ी बनने की कोशिश मत करना। तानिया अभी भी चुप थी। गोलू ने तानिया से पूछा, तानिया, क्या तुम सच में ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हो। उसने जो भी कहा अभी अभी वो सब गलत था। क्या अभी भी तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा। इतना कहकर गोलू ने उदास सा चेहरा बना लिया। तानिया ने विद्या से बहुत ही सीरियस टोन में कहा, विद्या, मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, फिर तुम मुझसे लड़ क्यों रही हो। तानिया के सवाल पर विद्या ने फुल टशन के साथ कहा, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं और इसका कारण बताने की मुझे तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। विद्या का ऐसा जवाब सुनकर तानिया ने सीरियस होते हुए कहा, ठीक है, मैं खुद को तुम्हारे जितना नहीं गिरा। उंगलियट साथ ले गई। विद्या गुस्से में तानिया और गोलू को जाते हुए देख रही थी और बहुत जलन के साथ उनकी पीठ को घूर रही थी। आज से पहले तानिया और विद्या का आमना सामना कभी नहीं हुआ था। ये दोनों हमेशा अपने काम से मतलब रखती थी और जिस वजह से आज विद्या तानिया का मजाक बनाना चाहती थी और उसकी सबके सामने इंसल्ट करना चाहती थी, वो सब इसीलिए था क्योंकि विद्या की क्लास में ज्यादातर सभी बच्चे विद्या और तानिया का कंपैरिजन कर रहे थे और ये बात विद्या को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। पहले सब कुछ ठीक था क्योंकि उस वक्त तानिया गरीब थी और उसके पास कुछ भी खास नहीं था, पर अब बातें बदल चुकी थी। तानिया किसी बड़े परिवार की बेटी थी और काफी ज्यादा अमीर थी और इसके अलावा स्कूल में सभी लोग तानिया की खूबसूरती के दीवाने थे। इस वजह से विद्या मन ही मन तानिया से नफरत करने लगी थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि क्लास के बाकी बच्चे उसका किसी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं और इसी वजह से काफी टाइम से विद्या तानिया के साथ झगड़ा करना चाहती थी। आज कोइंसिडेंस था जो दोनों अचानक से मिल गई। तानिया का परफेक्ट फिगर और उसकी खूबसूरती देखकर विद्या का मन गुस्से से भर गया था। जल्दी ही अपनी अपनी क्लास टीचर के इंस्ट्रक्शन के साथ सभी बच्चे अपनी अपनी जगह जाकर बैठ गए। ज्यादातर सभी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बेस्ट व्यूइंग सीट दी थी और कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ भी बैठे थे। जल्दी ही तानिया भी अपनी सीट ढूंढकर बैठ गई और उसके बगल में ही गोलू की सीट थी।
और एक तरफ रिहान की सीट थी। गोलू अपने माँ बाप के साथ नहीं बैठी थी, वो लोग पीछे बैठे हुए थे। और एक बार फिर से इत्तेफाक ऐसा हुआ कि विद्या और तानिया की सीट आसपास थी और इन दोनों में एक अलग ही कोल्ड वॉश शुरू हो गया था। तानिया को अपने बगल में बैठा हुआ देखकर विद्या ने एक कोल्ड एक्सप्रेशन देकर उसका मजाक बनाया और अपनी आंखें घुमा ली। तानिया खुद को विद्या के लेवल पर नहीं गिराना चाहती थी, इसीलिए उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। जल्द ही रिहान भी अपनी जगह ढूंढते हुए वहां आ गया था। किसी काम की वजह से उसे बीच में जाना पड़ा था, पर जैसे ही वो वापस आया तो गोलू खड़ी होकर एक्साइटेड अपना हाथ हिलाकर रिहान को इशारा करते हुए बोली, इधर इधर आओ। रिहान ने भी दूर से तानिया को देख लिया था और वो मुस्कुराते हुए उसके पास चला गया। तानिया ने अपने भाई को देखकर उससे पूछा, भैया आप कहाँ थे? तानिया का सवाल सुनकर रिहान ने उससे कहा, अरे मैं तुम्हारे स्कूल में ही था, बस ऐसे ही स्कूल देख रहा था। डोंट वरी। रिहान का जवाब सुनकर तानिया ने उससे पूछा, स्कूल में देखने जैसा क्या है? आप रोज तो मुझे लंच देने स्कूल आते हैं, तो आपको आज क्या नया दिख गया? तानिया का सवाल सुनकर रिहान ने हंसते हुए कहा, मैडम शायद आप भूल रही हैं, आज से पहले मैं हमेशा स्कूल गेट पर ही रुक जाता था, पर आज मैं पहली बार स्कूल के अंदर आया हूँ। मैंने चारों तरफ देखा, यहाँ काफी अच्छा महसूस हो रहा है। रिहान अपनी बात कह रहा था, तभी गोलू ने तानिया को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अरे बात बाद में कर लेना, दोनों भाई बहन घर पर ही तो रहते हो। रेहान जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाओ। क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? मेरे पास मूंगफली है, ड्रिंक है और कुछ वेफर्स भी है। इतना कहकर गोलू ने बहुत खुशी के साथ अपने स्नैक्स का बंच दिखाया, जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना जाना दिखा रही हो। गोलू के पास इतना सारा सामान देखकर रिहान ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुमने पूरी दुकान ही खाली कर दी? क्या तुम इतना सारा सामान क्यों लेकर आए हो? जैसे ही गोलू ने रिहान की बात सुनी तो उसने गुस्सा करते हुए कहा, क्या तुम्हें ये सारी चीजें इतनी ज्यादा क्यों लग रही है? मैं इतना ज्यादा सामान तो लेकर भी नहीं आई हूँ। जहाँ ये तीनों आपस में बात कर रहे थे, वही दूसरी तरफ विद्या ठाकुर जो बगल में ही बैठी हुई थी, वो काफी कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ इन लोगों को देख रही थी। जब उसने देखा कि ताका भाई बहुत ज्यादा हैंडसम है, तो उसे मन ही मन जलन हो रही थी कि उसके पास इतना हैंडसम भाई क्यों नहीं है, और इसी बात का गुस्सा उसे आ रहा था। जब उसने देखा कि तानिया और रिहान दोनों परफेक्ट और अमीर स्टैंडर्ड के बहन भाई लग रहे हैं, तो ये देखकर विद्या मन ही मन काफी ज्यादा जलन महसूस करने लगी। उसने गोलू का मजाक बनाते हुए और सार्कास्टिक तरीके से उस पर हंसते हुए कहा, फुडी गलटता गोलू पर निकाला था, क्योंकि तानिया और रिहान बिल्कुल परफेक्ट थे और उनमें कोई कमी नहीं थी जिसका मजाक बनाया जा सके। इसीलिए अपने दिल को शांत करने के लिए विद्या ने गोलू को ही सुनाना शुरू कर दिया। वही दूसरी तरफ गोलू भले ही गुस्सा करती थी और मोटी थी, पर दिल की बहुत साफ थी, और बार बार अपनी इस तरह हसल होती हुई देखकर उसने गुस्से से विद्या से कहा, विद्या आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बार बार मुझसे क्यों लड़ना चाह रही हो? क्या तुम्हें मार खानी है? तानिया को जल्दी से गुस्सा नहीं आता था, पर जब उसने देखा कि विद्या अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है और लगातार उसकी दोस्त को परेशान कर रही है, तो उसने थोड़ा गुस्से से विद्या से कहा, विद्या अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझसे कहो, बार बार मेरी दोस्त को टारगेट करना बंद करो। रेहान हैरान होकर इन लड़कियों की बातें सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसे ये सिचुएशन समझ ही नहीं आ रही थी और ना ही उसे पता था कि आखिर इन तीनों लड़कियों के बीच क्या चल रहा है और किस वजह से ये तीनों लड़कियां एक दूसरे के साथ उलझ रही है। अगर रिहान कुछ कहना भी चाहता तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां से शुरू करे और किसे क्या कहें। वही दूसरी तरफ जब विद्या ने देखा कि रिहान उसे ही देख रहा है, तो उसे मन ही मन काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने एक बार फिर से सार्कास्टिक तरीके से तानिया और बाकी लोगों पर हंसना शुरू कर दिया, जैसे उनका मजाक बना रही हो, और वापस खुद को सीधा करके अपनी सीट पर बैठ गई और खुद की दिल की धड़कनों को नॉर्मल करने के लिए अपनी चेस्ट पर हाथ रखकर खुद को शांत करने लगी। वही दूसरी तरफ रिहान ने ध्यान से विद्या को देखा। ये देखकर विद्या मन ही मन थोड़ी सी उदास हो गई और साथ ही साथ काम भी रही थी। पहले विद्या हमेशा उन हैंडसम लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती थी जो देखने में काफी ज्यादा सुंदर होते थे और साथ ही साथ लोगों के आइडल होते थे। वो जानती थी कि वो ज्यादा सुंदर नहीं है, पर फिर भी वो कभी हार नहीं मानती थी। अगर एक शब्द में कहा जाए तो वो सुंदर लड़कों से बसेस थी। आपसे पहले विद्या को हमेशा यही लगता था
कि आज स्कूल में आया सेलिब्रिटी अजय सबसे ज्यादा हैंडसम है, पर आज रिहान को देखने के बाद फाइनली उसका भ्रम टूट गया था और वो मन ही मन रिहान और अजय को कंपेयर करने लगी। उसने सोचा कि बहुत ज्यादा मेकअप करने के बाद भी अजय उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता जितना बिना मेकअप के नेचुरल ब्यूटी के साथ रेहान लग रहा था। सच तो ये था कि रेहान और अजय का कभी कंपैरिजन हो ही नहीं सकता था। जब से विद्या ने रेहान को देखा था उसके बाद उसका अजय को देखने का कोई इरादा नहीं था। वो छुप छुप कर बार बार रिहान को देख रही थी और जैसे ही रिहान को देखकर उसका मन भर जाता तो वो फिर से सामने देखने लगती। रेहान को देखते देखते उसका दिल एक बार फिर से जोर जोर से धड़कने लगता और फिर सामने देखकर खुद को रिलैक्स करने लगती। स्कूल का फंक्शन शुरू हो गया था। सीनियर्स और टीचर्स अपना स्पीच दे रहे थे जिसमें में बच्चों को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर फिर भी उन्हें सुनना पड़ रहा था। जल्दी ही इन सब लोगों का भाषण भी शुरू हो गया और अब स्कूल में हर बच्चा अपने आइडल के आने का इंतजार कर रहा था। सबसे पहले स्टेज पर सीनियर स्टूडेंट्स के लाए हुए सेलिब्रिटीज का परफॉर्मेंसेस होना था। ये सब कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था क्योंकि स्टार्टिंग में जो सेलिब्रिटी आए थे वो सब काफी छोटे लेवल पर थे, इसीलिए बच्चों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं पनप रहा था। सब लोग अपने फेवरेट अजय को देखना चाहते थे और जैसे ही एंकर ने अनाउंस किया कि अब अजय स्टेज पर आने वाला है तो स्टेडियम में चारों तरफ तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और जोर जोर से ईयर अप कर रहे थे। रही बात बाकी बचे हुए सेलिब्रिटीज की तो अभी तक उनके बारे में पहले से नहीं बताया गया था। स्कूल में हमेशा लास्ट मिनट तक सस्पेंस रखा जाता था, इसीलिए आसपास बैठे बच्चे सिर्फ अनुमान ही लगा रहे थे। ज्यादातर स्कूल के सभी बच्चे ऑर्डिनरी प्रोग्राम देखकर बह हो गए थे, पर रिहान इन सबको काफी